तो बच्चे, तो ऐसा कुछ लेंदी नहीं है। 1 घंटे में सारा डेटा मेरा आराम से खत्म हो जाएगा। बस आपका फोकस चाहिए होगा मुझे, क्योंकि मैं 1 घंटा बोलता जाऊंगा। तो क्या हम कहानी को शुरू करें? ऑल सेट? बिल्कुल। चलिए, कूल। तो सर जी, मैं आपके साथ, जैसे कि आप बच्चों को पता है कि सर इनकम टैक्स में चार्जिंग सेक्शन होता था। इनकम टैक्स का चार्जिंग सेक्शन है, सेक्शन 4 होता है कि भाई मैं क्यों लगा रहा हूँ। उसी तरीके से हमने जीएसटी का अभी तक चार्जिंग सेक्शन नहीं करा है। चार्जिंग सेक्शन क्या होता है कि सर जीएसटी लग क्यों रहा है। तो आपको ध्यान है, वैसे तो मैंने बातों बातों में बात करी हुई है कि जीएसटी क्यों लगता है, क्योंकि क्या हो जाता है। क्या आप बता सकते हैं ऐसा क्या इवेंट हो जाता है जो कि जीएसटी लग जाता है? सप्लाई। तो ये बात कहाँ लिखी हुई है बच्चे? ये बात लिखी हुई है सेक्शन 9 के अंदर। ठीक है बच्चे। तो सेक्शन 9 जो है, ये किसका है? सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी। और जैसा कि आपको पता है कि आईजीएसटी का लॉ अलग है, तो वो सेक्शन 5 है। हालांकि ये इतनी काम की बात नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि सेक्शन 9 सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी का है, और वही आईजीएसटी के अंदर बच्चे वो सेक्शन 5 के अंदर है। सेक्शन 9 मेरे को पूरा इलाबोरेटेड लेवल पे आपके साथ आज डिस्कस करना है। 9 सब सेक्शन 1, 9 सब सेक्शन 2, 9 सब सेक्शन 3, 9 सब सेक्शन 4 एंड 9 सब सेक्शन 5, जिसके अंदर मेरा सारा का सारा टाइम जो जाएगा वो इस पे जाएगा, क्योंकि एक तो ये आरसीएम है 9 सब सेक्शन 3, और 9 सब सेक्शन 4 आरसीएम है, पर हमें 9 सब सेक्शन 4 का कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है बच्चे। आइए अब हम शुरू करते हैं 9 सब सेक्शन 1। ये बात आपको पता है कि सीजीएसटी और एसजीएसटी लग जाएगा भैया। लेवीड लिखा है, सब बच्चों को समझ आ रहा है ना? लेवीड लिखा हुआ है। जी। ठीक है, तो 9 सब सेक्शन 1 कह रहा है कि सीजीएसटी, एसजीएसटी विल बी लेवीड इन केस ऑफ इंट्रा स्टेट सप्लाई। अरे सर, इंटर की बात क्यों नहीं कर रहा? अरे वो तो आईजीएसटी करेगा ना। तो सीजीएसटी, एसजीएसटी लग जाएगा इन केस ऑफ इंट्रा स्टेट सप्लाई। क्या चीज सप्लाई करोगे? गुड्स या फिर सर्विसेज। और आपको पता ही है, लिकर को तो बाहर कर ही दिया जाएगा। किस चीज के ऊपर लगेगा? ऑन द वैल्यू ऑफ सप्लाई। कौन से सेक्शन में? सेक्शन 15। आप सभी बच्चों को ये बात पता है। एज पर द रेट्स प्रिस्क्राइब्ड। और भैया, रेट प्रिस्क्राइब्ड एक आखिरी के अंदर मैं आपको अलग अलग रेट्स दूंगा। हमें गुड्स और सर्विसेज के रेट याद नहीं करने होते किस पे क्या है, बस जस्ट रेट के परसेंटेजेस याद हो गए तो अपने में बहुत है। और 9 सब सेक्शन 1 ये कहता है कि मैक्सिमम सीजीएसटी आप कितना चार्ज कर सकते हैं? 20%, विच मीन्स एसजीएसटी भी 20%। तो टोटल आप बताइए, 40% से ऊपर तो जा ही नहीं सकता। मुझे बताइए, क्या आपको 9 सब सेक्शन 1 सभी बच्चों को क्लियर है? 9 सब सेक्शन 1 सीधी सी बात बोलता है that as per 9 subsection 1, in case of intra-state supply of goods or services other than liquor, other than alcoholic liquor of human consumption, CGST and SGST is levied on the value as per the rates prescribed, on the value as per section 15, and maximum rate can be 20% for CGST and maximum for is 20% for SGST। कहिए, क्या 9 सब सेक्शन 1 आपको डन है? कोई दिक्कत 9 सब सेक्शन 1 में? आगे बढ़े, आगे चल। 9 सब सेक्शन 2। 9 सब सेक्शन 2 कहता है ये वो 5 चीजें हैं जिसके ऊपर फ्यूचर में जीएसटी आएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट लाएगी इन कंसल्टेशन विद जीएसटी काउंसिल, दैट्स इट। तो वो 5 प्रोडक्ट के नाम लिखे: पेट्रोलियम, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट, नेचुरल गैस, एविएशन टरबाइन फ्यूल, जिसके ऊपर सीजीएसटी, एसजीएसटी विल बी लेविड विद इफेक्ट फ्रॉम सच डेट एज मे बी नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। और अगर मैंने ब्रैकेट में काउंसिल लिखा हुआ है तो आपको वो पता है, इन कंसल्टेशन विद द काउंसिल। सो दैट इज योर 9 सब सेक्शन 2। मुझे बताइए, 9 सब सेक्शन 2 में किसी को कोई दिक्कत? क्लियर है? ना सर। चलिए, कूल। अब मैं आ रहा हूँ 9 सब सेक्शन 3। हमारी पूरी की पूरी क्लास 9 सब सेक्शन 3 को डिवोट होगी। 9 सब सेक्शन 3 कहता है कि कुछ चीजों पे जीएसटी लगेगा आरसीएम बेसिस पे। आप सभी बच्चों को रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पता है, जिसमें सप्लायर जीएसटी चार्ज नहीं करेगा, रेसिपिएंट जीएसटी चार्ज करेगा, क्योंकि रेसिपिएंट ऑर्गेनाइज्ड होता है तो वो जाके सरकार को खुद से पेमेंट करेगा। कैश में पेमेंट करना जरूरी होता है सरकार को।
ठीक है, और जब वो सरकार को कैश में पेमेंट कर देगा रेसिपिएंट, तो उसको आईटीसी भी मिल जाएगा। आप मुझे बताइए, आपको ये बात कनेक्ट हुई पहले? ये बात कनेक्टेड है सबको पहले? हाँ जी सर। चलिए, अब मैं आपके साथ 9 सबसेक्शन 3 में बात कर रहा हूँ कि सर 9 सबसेक्शन 3 किसका है? जीएसटी ऑन आरसीएम बेसिस। तो गुड्स एंड सर्विसेज which are notified by the central government on the recommendation of council। सरकार बता देगी कि कौन से गुड्स हैं, सरकार बता देगी कि कौन सी सर्विसेज है, उन पर आरसीएम है। अच्छा जी, बहुत अच्छी बात है। 9.3 पे दोबारा आऊंगा, आइए जरा 9.4 पर आते हैं। 9.4 भी फॉरवर्ड चार्ज है या रिवर्स चार्ज है बच्चे? रिवर्स। रिवर्स चार्ज। बस इसमें फर्क ये है कि 9 सबसेक्शन 4 ये कहता है कि वो जो सप्लायर है ना, वो क्या होना चाहिए? अनरजिस्टर्ड। कहने का मतलब है, सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द काउंसिल बाय वे ऑफ नोटिफिकेशन स्पेसिफाई अ क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन हु शेल इन रिस्पेक्ट ऑफ स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यानी कि गुड्स का नाम बताया जाएगा, सर्विसेज का नाम बताया जाएगा, और आपने ये सर्विसेज या गुड्स रिसीव किससे करे बच्चे? रजिस्टर्ड या अनरजिस्टर्ड? हम्म। अनरजिस्टर्ड। हाँ, 9.4 की खासियत ये है कि अनरजिस्टर्ड ने रजिस्टर्ड को दिया। 9.3 की ये खासियत नहीं है, वो हो सकता है दोनों लोग रजिस्टर्ड हो। पर 9.4 में, क्योंकि आप समझिए कि सरकार का ये है कि यार कितनी सारी छोटी छोटी दुकानें हैं जो रजिस्टर्ड नहीं है, तो अगर वो बेच रही है तो जीएसटी तो चार्ज ही नहीं हो रहा, तो उन चीजों पे सरकार जीएसटी लाना स्टार्ट करे। ये कौन से गुड्स सर्विसेज होंगे ये हमारे लिए मैटर का बात नहीं है। सो दे हैव टू पे टैक्स ऑन आरसीएम बेसिस। ले दे के अगर मैं आपको बोलूं, उसके बाद एक चीज समराइज कर देता हूं। 9 सबसेक्शन 5 किसके ऊपर है बच्चे? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, जैसे कि amazon, जोमैटो, ये सब चीजों के ऊपर कैसे लगेगा मैं कुछ डिस्कस करूंगा आपके साथ, थ्योरेटिकल बातें। अब मुझे बताइए, आर यू क्लियर विद द फ्रेमिंग ऑफ दिस सेक्शन फर्स्ट? 9 सबसेक्शन 1 2 3 4 5। 1, 20% लगेगा इंट्रा पे, लगेगा 2 पेट्रोलियम पे, काउंसिल बताएगी। 3 आरसीएम, 4 आरसीएम। बस 4 में क्या? अनरजिस्टर्ड सेलिंग टू रजिस्टर्ड। और 5 है ई कॉमर्स ऑपरेटर। तो मैंने यहाँ पे दोबारा से बस उस चीज की समरी बनाई कि जो आरसीएम है वो 2 सेक्शन में है, या तो 9.3 में है या फिर 9.4 में। गुड्स और सर्विसेज नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। हम लोग अभी बहुत ही जल्द इन गुड्स की लिस्ट पढ़ने वाले हैं और सर्विसेज की लिस्ट पढ़ने वाले, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल। 9.4 क्या कह रहा है? गुड्स और सर्विस बेचे जा रहे हैं, लेकिन किसके द्वारा बेचे जा रहे हैं बच्चे? बाय अनरजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड एंड बाय वे ऑफ विच आर नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द काउंसिल। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? यस सर। कूल। मैं आपके साथ सबसे पहले शुरू कर रहा हूं आरसीएम ऑन गुड्स। यानी कि कौन कौन से गुड्स हैं सर जिसके ऊपर आरसीएम है? सर जी, सप्लायर कौन होगा मेरा मैटर नहीं है, रेसिपिएंट कौन होगा मेरा मैटर नहीं है। ऐसे 15-20 कॉम्बिनेशन बन सकता है, मेरे को डिस्कस नहीं करना। मेरे को आपको गुड्स का नाम बताना है, उस पर आरसीएम। पेपर में इसके आने के चांस बहुत कम है, थ्योरेटिकल है। बाय चांस हो सकता है 2 नंबर का आ जाए कि जस्ट लिस्ट डाउन द गुड्स विच आर टैक्सेबल ऑन आरसीएम बेसिस। इससे ऊपर का लेवल का क्वेश्चन इसमें नहीं आ सकता। तो आइए जरा शुरू करते हैं। कौन कौन से गुड्स लिखे हैं बच्चे? कैश्यू नट्स, नॉट शेल्ड और पील्ड। सभी बच्चे कैश्यू नट समझते हैं? यस सर। बेटे कैश्यू नट्स के ना ऊपर बड़ा एक कवरिंग होती है, तो वो निकाली नहीं होनी चाहिए, पील्ड नहीं होनी चाहिए। देखा है किसी ने कैश्यू नट्स का वो कवरिंग कैसी सी होती है? जैसे मूंगफली होती है ना, मूंगफली के ऊपर पूरा कवर होता है कोटेड, ऐसी कैश्यू नट्स का भी होता है। ठीक है, तो आपको सिर्फ क्या ध्यान रखना है, कैश्यू नट्स के ऊपर क्या है? आरसीएम, नॉट शेल्ड एंड पील्ड।
सेकंड इज बीडी रैपर। सर क्या करना है बेटे, कुछ नहीं करना, अपने को नाम याद करना है बस। ठीक है। तीसरा टोबैको लीव्स। चौथा रॉ कॉटन व्हेन सप्लाइड बाय एग्रीकल्चरिस्ट टू रजिस्टर्ड पर्सन। इतनी बात आप ध्यान रखेंगे कि अगर एक एग्रीकल्चरिस्ट रजिस्टर्ड पर्सन को रॉ कॉटन दे रहा है तो ही आरसीएम लगेगा। देन सप्लाई ऑफ लॉटरी टिकट्स। और कौन सप्लाई कर रहा है, स्टेट गवर्नमेंट, यूटी और एनी लोकल अथॉरिटी टू लॉटरी डिस्ट्रीब्यूटर। क्योंकि कई लॉटरी स्टेट गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड होती हैं, स्टेट गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूटर को बेच रही है, तो स्टेट गवर्नमेंट कह रही है मैं फॉरवर्ड चार्ज क्यों लगाऊं, मेरे ऊपर कंप्लायंस आ जाएगा, इससे बेटर ये है डिस्ट्रीब्यूटर ही जीएसटी पे करेगा आरसीएम पे। छठा है बच्चे सिल्क यार्न व्हेन सप्लाइड बाय मैन्युफैक्चरर टू रजिस्टर्ड पर्सन। सर हाँ जी। फिफ्थ पॉइंट बताना एक बार। मैडम लॉटरी की टिकट बेची जा रही है, कौन सप्लाई कर रहा है, आप देखोगे ब्रैकेट में लिखा हुआ है व्हेन सप्लाइड बाय स्टेट गवर्नमेंट और यूटी और एनी लोकल अथॉरिटी, और किसको सप्लाई करी जा रही है, टू लॉटरी डिस्ट्रीब्यूटर और सेलिंग एजेंट। ठीक है बच्चे, सिर्फ प्योरली थ्योरेटिकल रीडिंग करने वाली चीजें हैं। यूज्ड व्हीकल। अब आपके दिमाग में यूज व्हीकल को कई चीजें आ सकती है, सर हमारे घर पे यूज है, बेटे वो सब चीज अपने दिमाग में मत डालो ना, सिर्फ यूज व्हीकल ध्यान रखो बस। सीज्ड एंड कॉन्फिस्केटेड गुड्स, ओल्ड एंड यूज्ड तो क्या गुड्स। होते हैं सीट वगैरह वाले? सीज्ड होते हैं जब्त कर लिए गए, अगर मान ले जीएसटी डिपार्टमेंट ने कोई गुड्स पे हो नहीं तो उसने सीज कर लिए होते हैं। कॉन्फिस्केटेड भी वही मतलब होता है, तो उसको बेचा जा रहा है तो वो आरसीएम लग जाएगा। ठीक है। ठीक है। देन वेस्ट एंड स्क्रैप, कबाड़ी का सारा सामान, लेकिन कौन बेच रहा है बच्चे, सेंट्रल गवर्नमेंट टू रजिस्टर्ड पर्सन। और बेसिकली एक पॉइंट और ऐड हुआ है, कोई समझाने का कोई पॉइंट नहीं है इसमें, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट, आपको नाम याद रखना है। जरा सी एक लाइन ऐड हुई है, बोल्ड में लिखी हुई है, व्हेन सप्लाइड बाय रजिस्टर्ड पर्सन टू रजिस्टर्ड पर्सन। क्या है सर ये 11th वाला? 11th वाला है ये, बेसिकली आप ना सर्टिफिकेट्स ट्रेड होते हैं कि इस जगह का सर्टिफिकेट बनाने का आपको दे दिया, तो उससे रिलेटेड अगर वो हो रहा तो उस पर भी आरसीएम लग रहा। समझ रहे? ओ, ओके। तो बेसिकली सर पेपर में आपको क्या करना है, बस बेटे इससे ऊपर कुछ नहीं करना है। आप ये आपके पास नोट्स हैं, इसको याद कर लेना, 7-8 पॉइंट याद होंगे, पेपर में अगर आ गया कि आरसीएम के 5-6 प्रोडक्ट बढ़ा दो गुड्स पे, ये कहानी है। अब कहानी शुरू होती है असली, दैट इज ऑन सर्विसेज, जिस पे हम डिटेल्ड बात करें। तो अगर मैं तुम्हें बोलूं गुड्स के अंदर, अच्छा सर ये कौन से वाले थे, वो बेटे 9-3 थे। सर जी 9-4 नहीं है, वो है ही नहीं बेटे 9-4 कोर्स में, 9-3 के ही करने। तो आप ये कह सकते हो मैंने गुड्स की लिस्ट आपको बता दी है, अब मैं आपके साथ स्टार्ट करने जा रहा हूं सर्विसेज की लिस्ट। आप मुझे बताइए क्या सभी बच्चे इंटैक्ट है, समझ आ चुका है बच्चों को यहां तक? यस सर। चलिए अब आप ध्यान रखिएगा, ऐसा मैं पहले बता देता हूँ, आप बच्चों ने टाइम ऑफ सप्लाई करा होगा या कुछ करा होगा, तो उसमें कभी कभी कोई पॉइंट आ जाता है और हमें पता ही नहीं लगता, अरे यार ये तो आरसीएम वाला है। ठीक है, तो एक तो वो इंटरलिंकिंग खत्म होगी। दूसरा, आरसीएम उन सर्विसेज के अंदर से हो सकता है कि पेपर में आ जाए कि बताओ क्या, वो ना कहानी दे देगा, बताओ ये ऐसे हुआ, बताओ क्या इस पे आरसीएम है, इस पे आरसीएम है या नहीं है। सो यू हैव टू जज वेदर इट इज, वेदर ये जो भी स्पेसिफाइड सर्विस है इस पे फॉरवर्ड चार्ज है या फिर रिवर्स चार्ज। ठीक है बच्चे, और हमें सारी एंट्रीज आनी चाहिए बच्चे, हमें याद होनी चाहिए। ठीक है साहब, तो आइए शुरू करते हैं। नोट्स नहीं बनाए अभी, अच्छा ठीक है। ठीक है, तो आइए सर जी, सबसे पहला, और साथ साथ हो जाएगा बेटा। ठीक है, बस आप साथ एकदम फोकस से देखना, साथ साथ करा दूंगा, कोई डेटा बाहर और नहीं है। ठीक है, सबसे पहली सर्विस एडवोकेट। बेटे एडवोकेट की बड़ी चलती है बेटा शहर में, भारत देश में। एडवोकेट कह रहा है मैं अगर सर्विस दूंगा ना, मैं तो जीएसटी चार्ज नहीं करता। आप आज लॉयर के पास जाएंगे, लॉयर चाहे आपसे 5 करोड़ ले रहा हो, पर उस पर फॉरवर्ड चार्ज नहीं है, उस पर आरसीएम है बेटा। लेकिन ऑब्वियसली सर अगर मैं अपने घर गृहस्थी के मामलों को लॉयर के पास लेके जाऊं तो मैं तो ऑर्गेनाइज नहीं हूं,
और आपको जैसा कि पता है कि वो जो रिवर्स चार्ज होता है वो तब लगता है जब रेसिपिएंट ऑर्गेनाइज्ड होता है। आपको कनेक्ट हो रही है बातें सारी? यस सर। तो आप समझिए कि ये जो एडवोकेट है, सारी बातें याद रखनी पड़ेंगी आपको। दैट इज इंडिविजुअल एडवोकेट, या फिर सीनियर एडवोकेट, या फिर फर्म ऑफ एडवोकेट्स। अगर ये सर्विस दे रहे हैं, मुझे बताओ बेटा कौन सी सर्विस दे रहे हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ द सर्विस? लीगल सर्विस। लीगल सर्विस। मतलब आई एम प्रोवाइडिंग यू कंसल्टेशन सर्विस या फिर रिप्रेजेंटेशनल सर्विस बिफोर एनी कोर्ट, ट्रिब्यूनल और अथॉरिटी। और मैं किसको दे रहा हूं? ये अनऑर्गेनाइज बंदे को दे रहा हूं, मतलब जो रेसिपिएंट है कौन है वो बच्चा? बिजनेस एंटिटी। बिजनेस एंटिटी। बिजनेस एंटिटी बहुत ही ब्रॉडर वर्ड है, इसके अंदर कंपनीज भी आ जाती हैं, ठीक है, रजिस्टर्ड चीजें आ जाती हैं। तो मुझे बिजनेस एंटिटी डेफिनेशन में जाना, आप समझिएगा ये बहुत ऑर्गेनाइज सेक्टर, ठीक है। तो बेसिकली बिजनेस एंटिटी को आप दे रहे हो। लेकिन एक बात बताइए, अगर ये बिजनेस एंटिटी यूएसए में होती, क्या आरसीएम लागू करना पॉसिबल हो सकता है? आई मीन एक एडवोकेट है एंड ही इज प्रोवाइडिंग सम कंसल्टेशन सर्विस। मान लो मैं एडवोकेट हूं और मैं यूएसए के क्लाइंट को सर्विस दे रहा हूं। क्या आपको लग रहा है कि भारत देश में अगर उसको बोला जाए कि तुमको जीएसटी देना है, वो दे पाएगा? क्या लग रहा है आपको? हम्म। नो सर, नहीं है। क्योंकि यार जो इंडिया में धंधा कर रहा है उसी को तो पकड़ पाओगे ना, ठीक है। क्योंकि नहीं तो दूसरा बंदा तो बोलेगा। एक तो आप रीजन ये भी कह सकते थे सर इसकी डेस्टिनेशन ही बाहर है, हाँ तो ये भी है। दूसरा आपको ये ध्यान रखना है, बिजनेस एंटिटी लोकेटेड कहां पर है बच्चे? टैक्सेबल टेरिटरी। टेरिटरी। मुझे बताइए, क्या आपको फर्स्ट पॉइंट क्लियर है? फर्स्ट पॉइंट क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। चलिए कूल। सेकंड पॉइंट पर आइए। अब पॉइंट बाय पॉइंट आते जाएंगे बस, ठीक है। लॉजिकली हमें क्या सीखना है? सर्विस प्रोवाइडर का नाम, सर्विस रेसिपिएंट का नाम, नेम ऑफ द सर्विस। अगर ये तीनों जोड़े बन जाएंगे और अगर ये यहाँ पे स्पेसिफाइड है तो आरसीएम, और अगर नहीं है तो फॉरवर्ड चार्ज, और कुछ केसेस में एग्जेम्प्ट। पर मेरे को हर सर्विस में आपको वो नहीं बताना है, जहां पे बताना होगा मैं आपको बता दूंगा, ठीक है जी। बट आप जनरली लेके चलिए। ये नोट भेज दिए यश जी, अच्छा आपके ग्रुप पे नहीं गए होंगे, ठीक है। तो बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि सर अगर तो आरसीएम लग गया तो सही है, और अगर नहीं हुआ तो नहीं हुआ, तो बेटे फॉरवर्ड चार्ज, ठीक है साहब। आइए, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। क्या मैं कह सकता हूं ट्रिब्यूनल भी वो तो कोर्ट जैसा सर, होता है? हाँ जी बच्चे। हेलो। तो सर, अगर कोई एडवोकेट हमें सर्विस दे रहा है, हम रजिस्टर्ड नहीं है, तो फिर वो आरसीएम में मतलब कैसे करेगा? आरसीएम में नहीं लगेगा, फॉरवर्ड चार्ज लग जाएगा फिर, क्योंकि मैं बिजनेस एंटिटी नहीं हूं ना। रेसिपिएंट जो है बिजनेस एंटिटी है, तो आरसीएम लग रहा है, समझ रहे हो? अच्छा। है ना। क्योंकि अगर बिजनेस एंटिटी ये जो है, जनरली आप देखोगे कि मैं जो भी यहाँ पे लिखूंगा ना वो आपको बड़ा ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर दिखेगा। एंड दैट वाज द रियल इंटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट कि भाई ऑर्गेनाइज वालों से टैक्स ले लो ना, अनऑर्गेनाइज्ड वालों पे आरसीएम थोड़ा ना लगा दोगे अगर रेसिपिएंट अनऑर्गेनाइज्ड है तो। क्लियर है बच्चे? हाँ जी। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। सर जी अगर ट्रिब्यूनल सर्विस प्रोवाइड करता है, सर नाम, अरे नाम नहीं जानना रे। ट्रिब्यूनल प्रोवाइडिंग सर्विस, किसको सर्विस दे रहा है? बिजनेस एंटिटी को। कहां पे? लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी। तो आरसीएम लग जाएगा। बहुत अच्छी बात है सर। मुझे बताइए क्या सेकंड पॉइंट आपके दिमाग में बैठ चुका है? यस सर। ओके। नेक्स्ट देखिएगा, स्पॉन्सरशिप सर्विस। एक बात बताइए, विराट कोहली जो है वो बैट पे एमआरएफ लगाता है, ड्रीम इलेवन लिखा होता है टी शर्ट पे, तो इसको स्पॉन्सरशिप सर्विस बोला जाता है। सो यू कैन से विराट कोहली ने एमआरएफ को एक स्पॉन्सरशिप सर्विस दी। तो आपको क्या लग रहा है, विराट कोहली जीएसटी चार्ज करेगा? ऑल दो ही इज वेरी मच केपेबल ऑफ। बट आप मुझे बताइए, क्या विराट कोहली को जीएसटी चार्ज करना है या एमआरएफ आरसीएम बेसिस पे जमा कर देगी? एमआरएफ करेगी आज से। एग्जैक्टली exactly. तो आपको ध्यान रखना है, एनी पर्सन जो कि सर्विस क्या दे रहा है, स्पॉन्सरशिप सर्विस, किसको दे रहा है? बॉडी कॉर्पोरेट। और क्या लिखा हुआ है? पार्टनरशिप फर्म। सर इतना याद रहेगा बेटे, कोशिश कर लेना, नहीं याद रहेगा तो इतना तो पता है बॉडी कॉर्पोरेट तो लिखना ही है।
और उसके बाद क्या है, लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी। आई होप यहां तक सबको क्लियर है। बेटे सेंट्रल गवर्नमेंट भी बहुत तेज है। सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है मैं जो जो सर्विसेज दे रही हूं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, यूनियन टेरिटरी, उसको आरसीएम में डाल देते हैं, यानी कि सप्लायर बच जाएगी। तो देखिए यही पॉइंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूटी, लोकल अथॉरिटी अगर सर्विसेज देते हैं, किसको सर्विस दे रहे हैं बच्चे, बिजनेस एंटिटी को, लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी, तो आरसीएम है। लेकिन 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 कुछ चीजों पर आरसीएम नहीं लगेगा। एक बात बताओ, जब तुम आईआरसीटीसी या सरकारी एयरलाइन, हालांकि अब तो टाटा ने खरीद ली, मान लो एयर इंडिया, तो आरसीएम लगता है या नहीं लगता है? तुम भी ट्रैवल करोगे या अगर कंपनी ट्रैवल कर रही है, तो आप मुझे सिर्फ पॉइंट नंबर डी पढ़ के बताइए, क्या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स या पैसेंजर की सर्विस अगर होगी तो आरसीएम लग रहा है या नहीं लग रहा? नहीं लगा। गुड, आरसीएम नहीं लग रहा। एयरक्राफ्ट और वेसल वाले पे आरसीएम लग रहा है या नहीं लग रहा है? आरसीएम नहीं लग रहा। नहीं लग रहा है। स्पीड पोस्ट सर्विस पे आरसीएम लग रहा है या नहीं लग रहा है? आरसीएम नहीं लग रहा है। और इमूवेबल प्रॉपर्टी को किराए पे देना, सेंट्रल गवर्नमेंट का बहुत सारे घर हैं किराए पे दे दिए, सर क्या इस पे जीएसटी लगता है? हाँ बेटे, रेंटिंग ऑफ मोटर इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो क्या इस पर आरसीएम है या नहीं है? इस पर आरसीएम नहीं। कहने का मतलब है सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी सर्विस दे, किसको, बिजनेस एंटिटी को, आरसीएम, लेकिन इन चार सर्विसेज पर आरसीएम नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। कही यहां तक क्लियर है? यस सर। लेकिन सरकार बहुत तेज है। सरकार ने बोला नहीं यार, एक चीज पे तो आरसीएम लगा देंगे। कौन सा पॉइंट मालूम है? सबसे पहले वाला, इसके ऊपर देखिएगा। सरकार ने अगली एंट्री डाली कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन अथॉरिटी, लोकल अथॉरिटी अगर सर्विस देते हैं रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, किसको, एनी पर्सन, ओहो, पहले तो सिर्फ क्या लिखा था, बिजनेस टेरिटरी, तो उसको तो ऊपर हटा दिया, बल्कि इसका तो स्कोप बढ़ा दिया। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट अगर किसी भी इंसान को, एनी पर्सन, अगर उसको रेंटिंग दे रही है, तो आप मुझे बताइए आरसीएम है या नहीं है? बोलो ना। है। यानी कि ऊपर वाले पॉइंट में, चौथी एंट्री में, आरसीएम इमूवेबल प्रॉपर्टी को पहले बाहर करा कि तू भाई बाहर हो, और फिर उसको बाहर इसलिए करा क्योंकि बिजनेस एंटिटी की जगह एनी पर्सन लिखना था उन्होंने, जो कि रजिस्टर्ड। मुझे बताइए कोई दिक्कत यहां तक? यहां तक कोई दिक्कत? नो सर। कूल। आज के टाइम पे, सर जो ये रेंटिंग वाला है इसमें शायद रजिस्टर ही होना चाहिए पर वो इंसान। हाँ जी, रजिस्टर्ड होना चाहिए। ठीक है। आज के टाइम पे अगर मैं अपने घर को किराए पे दे दूं, ठीक है, मतलब बेसिकली आप लगा लो एनी पर्सन, अगली एंट्री पर आ गया हूं, और मैंने क्या करा है बच्चे, लेट आउट करा है। क्या मैंने अपनी दुकान लेट आउट करी है या रेजिडेंशियल ड्वेलिंग लेट आउट, यानी कि जो रेजिडेंशियल एरिया होता है उसको लेट आउट करा है? हाँ जी, बोलो ना। रेजिडेंशियल एरिया। यानी कि जहां पे कोई इंसान रहेगा, और वो कौन सा इंसान है, इफ ही इज अ रजिस्टर्ड पर्सन। सर एग्जाम्पल देना, एग्जाम्पल ये है बेटा, अगर मान लो मैंने एड्यू जंक्शन को रजिस्टर करा लिया और मैं खुद किराए पे रहता हूँ लाइक, तो आप मुझे बताइए सर वो तो एडू जंक्शन है ना? नहीं बेटे, अगर उसके जो ओनर्स हैं, ठीक है, मेरी जो एंटिटी है वो रजिस्टर्ड है, अगर अब मैं किराए पे कहीं रह रहा हूँ, पर्सनल है बेटा ये, पर्सनल, तो भी जीएसटी तो लग रहा है, ठीक है, पर वो किस पे लगेगा, आरसीएम बेसिस। अब दोबारा बताओ एक बार। मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ, हालांकि मेरे को ज्यादा गहरा इसमें कुछ जाने का नहीं। मैं रजिस्टर्ड पर्सन हूँ भाई, सोल प्रोप्राइटर हूँ भाई, मोमोज की शॉप है भाई, करोड़ों का टर्नओवर है, रहने के लिए तो अपने घर ही जाऊंगा, घर किराए पे है, तो मैं जो उसे किराया देता हूँ, ठीक है, तो वो जो भी है, लैंडलॉर्ड ने मुझे जगह दे रखी है,
मैं उसको किराया देता हूं। आप मुझे बताइए, क्या इस पे जीएसटी लगेगा? आंसर इज यस। और किस बेसिस पे सरकार ने लगाया है? आरसीएम बेसिस पे। मैं इसको एक जगह पे मेरे को डिस्कस करना है इसको, पर चलो मैं ऐसी छोटी छोटी बातें करता जाता हूँ तुम्हारे साथ। ओ बेटे, तुम भी नौकरी पेशे वाले, मैं भी नौकरी पेशे वाला। मैंने किराए पे दे दिया तुम्हें लग रहा है इस एक्टिविटी को जीएसटी के अंडर सरकार के बस की है डालना? नहीं। तुम भी नौकरी करते हो, अपना जा रहे हो कहीं कहीं काम कर रहे होगे, मैं लैंडलॉर्ड हूँ, किराए पे दे रखा है, जीएसटी नहीं। सरकार कह रही है कैसे पकड़े? अगर जो बंदा जीएसटी में रजिस्टर्ड हुआ, जो बंदा जीएसटी में रजिस्टर्ड हुआ, और अगर वो खुद रह रहा है घर में, उस घर में किराए पे, तो वो तो जीएसटी के कंप्लायंस बहुत अच्छे से जानता है जी। तो उसके ऊपर क्या लगा दो? आरसीएम। सरकार टैक्स का बेस बढ़ाती जा रही है, परेशान कर रही है। इसका मेरे धंधे से कोई लेना देना नहीं, मैं फैमिली के साथ रह रहा हूं मैं उधर, लेकिन मेरा गुनाह क्या है? क्योंकि मैं रजिस्टर्ड पर्सन हूं, तो आरसीएम बेसिस पे मुझे जीएसटी पे करना पड़ेगा। कोई दिक्कत? मैंडेटरी सब करते हैं क्या, या फिर नहीं कुछ लोग मैडम, नहीं इतना करते? एग्जीक्यूशन है नहीं। लॉज बने हुए हैं, ठीक है। इंटेंशन ये होती है कि आगे के 40 साल के अंदर इन्हीं लॉज को सही से इम्प्लीमेंट करके सब सही हो जाएगा। बट ऑब्वियसली ऐसे एग्जीक्यूशन, मतलब समझ रहे हो, इतना आसान नहीं है। बताइए, कोई दिक्कत? आपको बस ये ध्यान रखना है, जो कीवर्ड्स जो थे, किराए पे क्या दिया गया? रेजिडेंशियल। ठीक है। और जिस बंदे को दिया हुआ है वो क्या है? रजिस्टर्ड। अच्छा जी, रजिस्टर्ड वाले को तो पकड़ लेती है सरकार कि तू तो ऑर्गेनाइज निकला, चल आरसीएम दे। मुझे बताइए, 4 क्लियर है? बोलो बोलो, फटाफट बढ़ूंगा आगे, बोलो, बोलिए ना। हाँ जी सर, क्लियर है। जस्ट एक, अब मेरे दिमाग में एक बात है, मैं ऐसी बात करता हूँ। एडू जंक्शन किराए पर ले रखा, जो लैंडलॉर्ड है, और मान लो हम रजिस्टर्ड है, क्या वो इधर आ रहा है या नहीं आ रहा? वो कोई रेजिडेंशियल ड्वेलिंग है? हम्म बताइए, आप बताइए। नहीं, रेजिडेंशियल अगर वो नहीं है। नहीं है, तो उस पर आरसीएम नहीं लगेगा, उस पर नॉर्मल फॉरवर्ड चार्ज है। वहां पे वो बंदा खुद इनवॉइस दे, मेरे को क्या लेना देना। वो इनवॉइस देगा तो जीएसटी होगा, इंक्लूसिव होगा किराए के अंदर, देगा तो। कमर्शियल बिल्डिंग पे फॉरवर्ड चार्ज, कमर्शियल पे फॉरवर्ड, रेजिडेंशियल पे कुछ भी नहीं। लेकिन अगर जो बंदा रह रहा है वो रजिस्टर्ड है, तो आरसीएम पे टैक्स खींच लेंगे उससे। अब आपको समझ आया? बोलो ना। हाँ जी सर, आ जी। गया। चलिए, फूल। आगे सुनिएगा। कंपनी के अंदर डायरेक्टर्स होते हैं जी। बहुत अच्छी बात है सर, डायरेक्टर होते हैं तो। हाँ तो बेटे, डायरेक्टर, ठीक है, जैसे लिखा हुआ मैं वैसे ही बता देता हूँ। डायरेक्टर जो है किस चीज का? ऑफ अ कंपनी और अ बॉडी कॉर्पोरेट। तो अब यहाँ पे भी लिख सकते हैं वैसे, बट मैंने एकदम प्रिसाइज रखे हुए नोट्स को। ये डायरेक्टर किस चीज का है? ऑफ अ कंपनी या फिर बॉडी कॉर्पोरेट। और ये क्या प्रोवाइड कर रहा है? सर्विस। किसको प्रोवाइड कर रहा है? कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट। और वो कहाँ लोकेटेड है? टैक्सेबल टेरिटरी में। तो आरसीएम लग जाएगा। एक कंपनी के अंदर डायरेक्टर होते हैं, आप कल को किसी भी कंपनी में घुसोगे, डायरेक्टर होंगे। क्या वो डायरेक्टर जीएसटी चार्ज करेंगे, या आरसीएम पे वो कंपनी ही जमा कर देगी? बोलो बोलो। गहरा जाऊंगा इस पे, खत्म नहीं कर दूंगा एकदम से। कंपनी जमा कर देगी। कंपनी जमा कर देगी, पर डायरेक्टर का सवाल है, मैं तो एम्प्लॉई हूं। एम्प्लॉय तो शेड्यूल 3 में बाहर हो गया था। होल टाइम डायरेक्टर एम्प्लॉय होता है, मैनेजिंग डायरेक्टर एम्प्लॉय होता है। तो देखना पड़ेगा कि डायरेक्टर एम्प्लॉय के दर्जे से है या डायरेक्टर इंडिपेंडेंट है। अगर डायरेक्टर एम्प्लॉय के दर्जे से है, तो कंपनी उसका टीडीएस में, टीडीएस भी घुसा दिया मैंने।
कंपनी डायरेक्टर को पैसा दे रही है, ले भाई महीने का पैसा, ले भाई महीने का, ले भाई पैसा में। अब मुझे बताइए टीडीएस कौन से सेक्शन में काटेगी? 192 में। और भाई जब एम्प्लॉय एम्प्लॉय का रिलेशन है तो भाई साहब जीएसटी तो होता ही नहीं। ओ भाई बना हुआ है बेटे, देखो इधर। डायरेक्टर जो है हो सकता है इंडिपेंडेंट हो, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, और उसको क्या बोला जाता है? नॉट एन एम्प्लॉय। और डायरेक्टर हो सकता है एम्प्लॉय हो। अगर डायरेक्टर इंडिपेंडेंट है तो भैया ये शेड्यूल 3 से बाहर हो गया, मतलब जीएसटी लगूगा। क्योंकि जब आप एम्प्लॉय होते थे ना तो आप शेड्यूल 3 में आते थे। शेड्यूल 3 क्या है मुझे बताओगे एक बार? नेगेटिव लिस्ट। नेगेटिव लिस्ट। बिकॉज इफ यू आर एन एम्प्लॉय यू आर आउट ऑफ द जीएसटी, बट इफ यू आर नॉट एन एम्प्लॉय, यू आर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, तो आप शेड्यूल 3 में आए नहीं, विच मीन्स जीएसटी लगेगा। पर डायरेक्टर कह रहा है मेरे पे ना लगाओ ना, आरसीएम लगा दो। हाँ तो ठीक है ना भाई, वही तो बात कर रहा हूं। ये जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है अगर इसने सर्विस दी है तो जीएसटी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चार्ज नहीं करेगा, फॉरवर्ड चार्ज नहीं लगेगा, आरसीएम लगेगा। मीन्स जीएसटी इज लेविएबल ऑन आरसीएम। और अगर ये एम्प्लॉय होता, अच्छा छोटी सी चीज बोल रहा हूं, तुम्हारे हिसाब से तुम इंडिपेंडेंट हो, तुमको कंपनी पैसा दे रही है, तुमको पैसा देगी, टीडीएस काटेगी बच्चे? यस। कौन से सेक्शन में? सैलरी का सेक्शन होता था 192 और प्रोफेशनल का होता था 194J। भाई मेरे यहाँ नौकरी थोड़ा ना कर रहा है ये जो मैं 192 में काटूंगा। आप अगर एम्प्लॉय होते हो तो 192 में कटता है, प्रोफेशनल होते हो तो 194J में कटता है। तो अगर ये इंडिपेंडेंट है तो 194J में टीडीएस कटेगा इसका। तो एक पेपर में ऐसा भी आ सकता है कि एक डायरेक्टर है, उसका टीडीएस 194J में कट रहा है, क्या जीएसटी लगेगा? हाँ लगेगा। फॉरवर्ड चार्ज नहीं, आरसी, बिकॉज 194J में लग रहा। मैंने काफी डेटा कंसोलिडेट कर दिया, सिंपल चलाता हूँ। डायरेक्टर या तो इंडिपेंडेंट होता है या एम्प्लॉय होगा। इंडिपेंडेंट है तो जीएसटी है ऑन आरसीएम। एम्प्लॉय है, मान लो 80% एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रेट, मतलब मैं और भी काम कर लेता हूँ उस कंपनी के लिए और उधर का एम्प्लॉय भी हूं, तो मेरा तो काम शेड्यूल 3 में आ जाएगा ना जी। मैं तो शेड्यूल 3 में कवर्ड हो जाऊंगा ना जी। और अगर मैं शेड्यूल 3 में कवर्ड हूं मतलब मैं तो एम्प्लॉय हूं, तो मेरा टीडीएस कौन से सेक्शन में कटेगा? 192 में। और मेरे ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। और बुक्स सर ऑफ ये अकाउंट्स 80% में, क्या है? बुक्स ऑफ अकाउंट्स में सैलरी दिखाई जाएगी। हाँ जी क्या कह रहे हो? 80% क्या है? ये ऐसी एग्जांपल है, 80% कोई रूल नहीं है। मैंने बोला है कि अगर मैं उधर काम भी करता हूँ और कुछ प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस पे भी काम करता हूँ। क्लियर है? अब मुझे बताइए, अगर मैं उधर का एम्प्लॉय हूं बट मैंने प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल कोई सर्विस प्रोवाइड कर दी, तो क्या मैं कह सकता हूं कि ऑब्वियसली मैं शेड्यूल 3 में तो नहीं आया, मुझे शेड्यूल 3 से बाहर कर दिया जाए बिकॉज आई एम नॉट एन एम्प्लॉय। तो टीडीएस कौन से सेक्शन में कटेगा? 194J। और क्या जीएसटी लग जाएगा? जी हाँ जीएसटी लग जाएगा। किस बेसिस पे बेटे? आरसीएम पे। और बुक्स के अंदर क्या रिकॉर्ड करा जाएगा कि ये प्रोफेशनल फीस है जो हमने दी है। अब अगर आपका कोई सवाल है डायरेक्टर के ऊपर तो आप मुझसे पूछिए पहले। और अगर नहीं है तो जस्ट मैं पूछ लेता हूं। एक बात बताओ, अगर क्वेश्चन आया और उसने बोला कि टीडीएस 192 में कटा है, तो क्या ये शेड्यूल 3 में कवर्ड है या नहीं है? पहला सवाल। कवर्ड है। गुड, कवर्ड है। गुड, शेड्यूल 3 में कवर्ड है। क्या जीएसटी लगेगा? नहीं। गुड, नो। नहीं लगेगा। और अगर टीडीएस 194J में कटा होता तो शेड्यूल 3
मैं हूं या नहीं हूं? नहीं। नहीं हूं, क्योंकि शेड्यूल 3 में तो एम्प्लॉय होते हैं। क्या जीएसटी लगेगा? हाँ। ऑन व्हाट बेस? फॉरवर्ड चार्ज और रिवर्स चार्ज? आरसी। आई होप आपको समझ आया होगा बच्चों। क्लियर है बच्चों को? इसके ऊपर पूरे 2 पेज एक्सप्लेन करके लिखे हुए हैं, सारी समरी ये है। आप उसको वन टाइम तो रीड करोगे, फिर आप समझ जाओगे हाँ इसमें सारी बातें लिखी हुई हैं। आगे बढ़ सकता हूं? डायरेक्टर की बात खत्म हो गई। हम्म। ये लाइन भी पढ़ी लो एक बार। पढ़ लिया बच्चों ने? हम्म। बोलो ना। क्या हो गया बेटे, डाउट है क्या? आगे बढ़ू? बोलो रे। नहीं सर आप ही सर। पढ़ो। चलिए सर जी, एक इंश्योरेंस एजेंट है, मैंने आपके साथ बहुत बार डिस्कस करा हुआ है, एलआईसी एजेंट। आज वो आपके सामने आ गया। मैंने आपको बताया था एलआईसी एजेंट पे आरसीएम है, क्योंकि एजेंट ने एलआईसी को सर्विस दी है। एजेंट सर्विस प्रोवाइडर है, एलआईसी रेसिपिएंट है, ऑर्गेनाइज रेसिपिएंट है, तो उस पे आरसीएम है। मेरे पास कुछ बोलने को नहीं है, आप इसको रीड करिए जो हाईलाइट करा हूँ। कोई भी अगर इंश्योरेंस एजेंट सर्विस प्रोवाइड करता है, किसको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है? पर्सन कैरिंग ऑन इंश्योरेंस बिजनेस, सर्विस प्रोवाइडर, सर्विस रेसिपिएंट, इंश्योरेंस बिजनेस लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी। कहिए क्लियर है बच्चे? नेक्स्ट पॉइंट, रिकवरी एजेंट। ओ बेटे, बैंक का पैसा डूबा होता है, ठीक है ना? बैंक का पैसा डूबा होता है, बैंक क्या करता है? तो सर रिकवरी। एक मिनट, हेलो। हाँ जी। मैं कह रही हूँ कि इसमें फिर ये इंश्योरेंस एजेंट देगा आरसीएम बेसिस पे टैक्स? नहीं नहीं, इंश्योरेंस एजेंट तो सर्विस प्रोवाइडर हुआ ना, उसने सर्विस दी है ना कंपनी को। तो उसकी कंपनी देगी? जिस कंपनी को सर्विस दी है वो देगा ना। एलआईसी को वो मैंने एग्जांपल नहीं लिया था मैंने इतनी बार पर कि इंश्योरेंस एजेंट तो मतलब लोगों को सर्विस देता है ना, तो लोगों की कंपनी। बात नहीं कर रहा मैं जिसका प्रोडक्ट बेचा एलआईसी का, मैंने उसको सर्विस दिया। समझ नहीं आया मेरे को। आपको एग्जांपल ध्यान है? मेरी मदर इन लॉ इंश्योरेंस की एजेंट थी, एलआईसी की। हाँ। हाँ जी। तो आप मुझे बताइए, उन्होंने मेरे को पॉलिसी बेची, ठीक है? तो एलआईसी उनको पैसा नहीं देगा कि तुमने मेरी पॉलिसी बेची, वाह वाह। हाँ। तो किसने, हु इज द सर्विस प्रोवाइडर? आप मेरे से लिंक मत करिएगा। आप बोलिए क्या एजेंट ने कंपनी को सर्विस नहीं दी? हाँ जी। तो सर्विस प्रोवाइडर कौन हुआ अभी? एजेंट नहीं, सॉरी, रेसिपिएंट। कंपनी। अरे क्या बात कर रहे हो, प्रोवाइडर। आपने सही बोला है, एजेंट ही है। रुको एक मिनट में लिख के बता देता हूँ, रुको। एलआईसी एजेंट जो है वो कंपनी को सर्विस देता है कि मैं तुम्हारा प्रोडक्ट मार्केट में जा रहा हूं बेचने जा रहा हूं। तो क्या एजेंट ने सर्विस प्रोवाइड नहीं करी क्या एलआईसी को? हाँ जी। तो आप मुझे बताइए, क्या एलआईसी एजेंट सर्विस प्रोवाइडर नहीं हो गया? हाँ जी। और ये क्या हो गया, सर्विस रेसिपिएंट। तो इन दोनों में से ऑर्गेनाइज्ड कौन है? मान लो 1 करोड़ का काम बेचा, 1 करोड़ की मेरी कमीशन बनती है, मैं एजेंट हूं एलआईसी का। तो ये मुझे एलआईसी कितना देगा? 1 करोड़। बट मैं जीएसटी चार्ज नहीं करूंगा ना, जीएसटी खुद से आरसीएम बेसिस पे जमा करेगा ना। समझ आया? हाँ जी। हम्म। इट्स नॉट अबाउट कि जो इंश्योरेंस बिक रही है वो एलआईसी ने उस बंदे को तो सर्विस प्रोवाइड करी है, पर आप अभी एजेंट और कंपनी बी टू बी के बारे में सोचे ना, इसका भी बिजनेस है, इसका भी बिजनेस है। क्लियर है जी?
तो ये मेजरली सारी B2B की बातें हो रही हैं। ऐसे मैडम कंक्लूजन ऐसे मत डालो, कोई भी B2B की बात नहीं हो रही। और हाँ आप कह सकते हो B2B, बट ऐसा कोई कंक्लूजन ड्रॉ मत करिए अभी। आप नाम याद करिए प्रोवाइडर है और वो, मतलब ऐसी कोई कंक्लूजन नहीं है। रिकवरी एजेंट क्या होता है बेटा? बैंक का बहुत सारा पैसा फंसा हुआ है, बैंक ने 4 बाउंसर्स को अपॉइंट कर लिया रिकवरी एजेंट, बड़े बड़े बॉडी बिल्डर बेटे, ठीक है। आप मुझे बताइए इन लोगों का काम क्या होगा? जिन जिन लोगों ने पैसा नहीं दिया उनसे पैसा रिकवर करेंगे। तो ये रिकवरी एजेंट किसको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं? बैंक को प्रोवाइड नहीं कर रहे, तो इस पे RCM लगेगा। सप्लायर है ये, रेसिपिएंट है ये, ऑर्गेनाइज्ड कौन है? ऑब्वियसली रेसिपिएंट। तो अगर कोई रिकवरी एजेंट सर्विस प्रोवाइड करता है टू बैंक, फाइनेंशियल NBFC लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी, तो RCM लग जाता है। बताइए क्लियर है? बोलिए बोलिए, बोलो बोलो। यस सर। कूल। सर रिकवरी एजेंट जो होते हैं वो ऑर्गेनाइज होते हैं। मैडम चाहे ऑर्गेनाइज्ड हो, आपके हिसाब से, आप अभी डिपेंड करता ऑर्गेनाइज है कि नहीं। रिलेटिवली कौन आपको ऑर्गेनाइज लग रहा है ज्यादा? तो जैसे कि मूवीज में दिखाते हैं वैसे निकलवाने आते हैं पैसे, तो वो भी हाँ GST भरते हैं। हाँ, वो कब हो सकते हैं कि बैंकों ने अपॉइंट करा हो, समझ रहे हो? लेकिन उनका थोड़ा सा ऑर्गेनाइज होता है, ऐसा भी नहीं होता, कभी हमने ऐसे नहीं देखा कि बैंक के ही कुछ गुंडे जा रहे हैं, वो है, ऐसा नहीं होता। बट अब समझिए कि ऐसे इंस्टीट्यूशंस भी हो सकते हैं रिकवरी एजेंसी के, कि सर हम लोग पैसा निकालते हैं, समझ रहे हो? ऑर्गेनाइज होंगे तब तो फिर वो GST चार्ज कर लेंगे। मैडम ये रिकवरी एजेंट की डेफिनेशन क्या है? ये रिकवरी एजेंट रजिस्टर्ड है नहीं है, ये रिकवरी एजेंट कॉम्पोजिशन स्कीम में है कि किस में है, ये रिकवरी एजेंट कैजुअल टेक्सुअल पर्सन है कि नहीं है, ये कोई खत्म थोड़ा ना हुई है बात। आपको सिर्फ नाम याद करने हैं, रिकवरी एजेंट प्रोवाइडिंग सर्विस टू अ बैंकिंग। और कहीं पे भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि मैं बार बार आपको ये बोलूं ये अनरजिस्टर्ड है, देयर माइट बी पॉसिबिलिटी इज रजिस्टर्ड। तो आपको ये पंगा पेपर में नहीं डालना है, आपको क्लियरली ऐसे लिखना है, एनी सर्विस बाय अ रिकवरी एजेंट टू अ बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल NBFC is leviable to GST under RCM basis। क्लियर है? आइए, आपने जैसा कि देखा है बेटे, म्यूजिक कंपोजर होते हैं, गाना बनाया मैंने, पर आपने देखा है वो जो T सीरीज और ये होते हैं, क्या मैं कह सकता हूँ ये म्यूजिक कंपनीज होती होंगी। कैसे चलता होगा गानों का धंधा? कह सकता हूँ एक आर्टिस्ट है, उसने गाना लिखा हुआ है, आपको क्या लग रहा है वो यूट्यूब पे डालेगा फेमस हो जाएगा, या वो हो सकता है म्यूजिक कंपनीज म्यूजिक हाउसेज में जाए कि आप मेरा गाना पब्लिश करो? क्या लग रहा है आपको? म्यूजिक कंपनी। एग्जैक्टली, बिकॉज दे हैव अ लॉबी, कि वो जैसे ही डालेंगे अरे भाई T सीरीज में एक सिंगर को लॉन्च करा है, जरूर अच्छा होगा, समझ रहे हो? तो बेसिकली म्यूजिक कंपोजर जो है, फोटोग्राफर है, ये अगर कोई आर्टिस्ट है, और वो क्या प्रोवाइड कर रहा है बच्चे? सर्विस। किसको प्रोवाइड कर रहा है? टू अ म्यूजिक कंपनी और टू अ प्रोड्यूसर लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी, तो RCM मिल जाए। सर्विस प्रोवाइडर का नाम ये है, सर्विस रेसिपिएंट ये है, अगर ये प्रोवाइडर है ये रेसिपिएंट है, तो RCM मिल जाए। ऑथर, बेटे बुक्स के ऑथर होते हैं। और हमने मूवी देखी है बागबान, अमिताभ बच्चन की बागबान देखी है बच्चों ने? नहीं। हम्म। बागबान मूवी के अंदर क्या होता है बेटे, अमिताभ बच्चन एक नॉर्मल अपने घर में रहता है, पर उसके साथ डेली बेसिस पे जो भी हो रहा होता है ना, वो उसको प्रिंट आई मीन टाइप करता रहता है डेली। और फिर उसका कोई दोस्त उससे बिना परमिशन लिए उसको प्रिंट कर देता है, और वो इंडिया की बेस्ट सेलिंग बुक बन जाती है। तो आप मुझे बताइए, जो भी पब्लिश करवा रहा है उसको पब्लिशर बोला जाता है। आप देखेंगे कोई भी बुक्स होती है उसके आगे पब्लिशर का नाम लिखा होता है। तो क्या वो पब्लिशर इस ऑथर को पैसा नहीं देगा कि भाई तेरे अंदर का जो प्रिंट है उसी की वजह से तो बुक बिक रही है? ठीक है, प्रिंट करना, डिस्ट्रीब्यूशन करना, देयर मेनी थिंग जो पब्लिशर भी कर रहा है। लेकिन आप मुझे बताइए कोई भी बुक फेमस क्यों होती है? बिकॉज ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटर, पब्लिशर, और बिकॉज ऑफ द कंटेंट इन द बुक। कंटेंट। एग्जैक्टली।
तो ऑथर ने बुक लिखी, मैं उसको बेच रहा हूं और वो बिकती जा रही है, तो मैं ऑथर को पैसा दूंगा। तो क्या ऑथर ने मुझे सर्विस नहीं दी? किस बात की सर्विस दी? ही हैज अलाउड मी कि मैं उसके थॉट्स को अपनी बुक में प्रिंट कर सकता हूं और आगे बेच सकता हूं, एंड परमिटिंग द यूज, इंटेंजिबल। तो आप मुझे बताइए, ऑथर ने पब्लिशर को सर्विस दी है, और ये पब्लिशर कहाँ पे लोकेटेड है बच्चे? टैक्सेबल। तो आप मुझे बताइए, इस सर्विस पर आरसीएम लग जाएगा, यानी कि सर्विस प्रोवाइडर तो ये है, सर्विस रेसिपिएंट तो ये है, लेकिन सर जी आरसीएम लग जाएगा। तो पे किसको करना पड़ेगा, ऑथर या पब्लिशर को? पब्लिशर। 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 लेकिन इसके नीचे एक बात और लिखी हुई है, ही बोले तो ऑथर also has an option to pay the tax on forward charge mechanism. Forward charge mechanism basis. ठीक है जी। ऑथर अगर चाहे तो वो बोल सकता है कि नहीं, मेरे को आरसीएम नहीं फॉलो करना, मैं रजिस्ट्रेशन एंड एवरीथिंग आई वांट टू डू दिस। उसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा? रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ेगी और एक डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी कि मैं अपने होशो हवास में ये बात बोल रहा हूं, दैट आई एम एन ऑथर, आई एम रजिस्टर्ड एंड आई एम रेडी टू पे जीएसटी ऑन फॉरवर्ड चार्ज। ये हर पॉइंट में नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ ऑथर के लिए लिखा हुआ है। और अगर ऑथर ने ये ऑप्शन ले ली, वो इसको विड्रॉ नहीं कर सकता कितने साल तक बच्चे? 1 year. एक If he has decided, if he has given a declaration that I want to pay on forward charge, now after 6 months you cannot come back to the GST department and say नहीं नहीं सर आरसीएम ठीक है ना भाई, फॉरवर्ड चार्ज चलेगा 1 साल। एंड ऑल्सो उसको अपने इनवॉइस पे मेक अ डिक्लेरेशन ऑन इनवॉइस इशूड टू द पब्लिशर। मतलब जब मैं पब्लिशर को इनवॉइस इशू करूंगा कि तू मेरी बुक छाप रहा है, मैं इतना पैसा लूंगा, तो वहीं पे ही लिख दूंगा तेरे को आरसीएम में पे करने की जरूरत नहीं है, फॉरवर्ड चार्ज है, जीएसटी लगा दिया है, मुझे पैसा दे दे, मैं ही जमा कर दूंगा। मुझे बताइए क्या आपको ऑथर वाली कहानी क्लियर है? आइए नेक्स्ट सर्विस, मेंबर ऑफ ओवरसीइंग कमिटी। और ये क्या होता है बेटे, हमें क्या करना है, 1000 कमिटियां होती हैं, ठीक है, आपको नाम याद रखना है। अच्छा, सर्विस किसने दी है? मेंबर ऑफ ओवरसीइंग कमिटी। अच्छा, ये कमेटी बनाई किसने? इसके नीचे लिखा हुआ है। हम्म, आरबीआई। एग्जैक्टली, कॉन्स्टिट्यूटेड बाय आरबीआई। तो कोई एक मेंबर है, वो सर्विस दे रहा है, और किसको सर्विस दे रहा है? आरबीआई को ही दे रहा। तो ये हो गया सर्विस प्रोवाइडर, ये हो गया सर्विस रेसिपिएंट, और आप मुझे बता दीजिए इसके ऊपर क्या लग जाएगा? आरसीएम। सर ऊपर वाला सेकंड बताना एक बारी। हम्म, सेकंड पॉइंट ऊपर वाला एक बारी। भाई वॉइस कट हो उसको ना गई थी। अपने इनवॉइस पे ऑथर को डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी दैट आई डिक्लेयर दैट आई पे द टैक्सेस ऑन फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। ठीक है। हर सर इनवॉइस पे अगर लिखना। अगर उसकी विद इन 1 ईयर रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाती है फिर? ये तो फिर बहुत सारी और वो है ना, फॉर्म नंबर 6 भरिए, फॉर्म नंबर 8 भरिए, 9 भरिए, 10 भरिए, तो वो सारी बातें समझ रहे हो? ये तो धंधे के अंदर घुस गए ना हम तो फिर। क्लियर है? चलिए, अगला क्या है? इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट। आपने देखा, आप बच्चों को फोन आता है क्या, क्रेडिट कार्ड ले लो, करंट अकाउंट खुला लो, बैंक में सेविंग्स अकाउंट खुला लो, कॉल आता है बच्चों को? हम्म, नहीं। नहीं आता हाँ। अभी, क्योंकि अभी ना हो सकता है आप बच्चों का नंबर ना डेटाबेस में नहीं गया होगा, क्योंकि अभी जैसे आप अर्न नहीं कर रहे ना बेटे, एक दिन में 5-5 कॉल आती है मेरे को। लोन ले लो, यहाँ से बोल रहे हैं, एचडीएफसी से बोल रहे हैं, यहाँ से बात कर रहे हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि बैंक्स में ना डिविजन्स होते हैं, और वो बैंक का एम्प्लॉय नहीं होता, बैंक आजकल आउटसोर्स कर देता है कि यार तू ना मेरा क्रेडिट कार्ड बेच, मैं तेरे को डेटाबेस दे रहा हूँ, ये ले 1 करोड़ नंबर, इनको कॉल करता रहे और क्रेडिट कार्ड बेच, तू बैंक अकाउंट बेच, मेरा अकाउंट खुलवा। तो बेसिकली इन लोगों को क्या बोला जाता है? डायरेक्ट सेलिंग एजेंट।
और आगे इंडिविजुअल लगाना मत भूलिएगा, इंडिविजुअल डीएस से शॉर्ट में आप बोल सकते हैं, डायरेक्ट सेलिंग। ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चे, बैंक्स एंड एनबीएफसीज को, ठीक है, कि हम आपका प्रोडक्ट बेचेंगे। आप मुझे बताइए हु इज मोर ऑर्गेनाइज्ड, इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट और बैंक? Bank. आरसीएम इज एप्लीकेबल। बिजनेस फैसिलिटेटर, अरे ये क्या होता है सर? वो बेटे बिजनेस में सिर्फ बेचने के लिए कॉल नहीं होता, मल्टीपल लेवल पे सपोर्ट चाहिए होता है, टेक्निकल वर्ड है। एक बिजनेस फैसिलिटेटर है, वो सर्विस देता है बैंकिंग कंपनी को लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी, आरसीएम। कोई दिक्कत? उसके बाद एजेंट ऑफ बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट। सर जी पहले बताओ बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट क्या होते हैं बेटे? बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट भी क्या होते हैं? बैंक से उनके टाइप होते हैं बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट, और बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट के और एजेंट्स होते हैं। सर जी क्यों होते हैं बेटे? उनके धंधे के अंदर थोड़ा ना जा सकते हैं, ठीक है। बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट एक अपने में बेसिकली बैंकिंग स्ट्रक्चर को हर रूरल एरिया में, हर गांव पहुंचाने के लिए बहुत सारे काम करता है। तो बेसिकली आप मुझे बताइए हु इज द रेसिपिएंट ऑफ सर्विस? रेसिपिएंट कौन है? लिखा हुआ है ये मैंने बॉक्स में, बोलिए। Business correspondent. एग्जैक्टली exactly. और सप्लाई कौन कर रहा है बच्चे? आई मीन सप्लाई Agent. कौन है? Business एजेंट। correspondent. बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट के आगे बहुत सारे एजेंट होते हैं, एजेंट ने उस बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट को सर्विस दी, आरसीएम लग जाएगा, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट खुद से जमा कर देगा। क्या दिक्कत वाली बात है इसमें? कहिए। अरे होता क्या है बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट? हाँ जी। क्या होता है बिजनेस अरे कॉरेस्पॉन्डेंट, थोड़ा बताओ। नेटवर्किंग बढ़ाता है यार, बैंक की एटीएम्स बढ़ा देगा, ब्रांचेस बढ़ा देगा, ये सारी चीज। नजर अपने को ऐसे धंधे में तुमको पेपर में ऐसे नहीं आएगा कि वो ये काम करता है, बताओ ये बिजनेस फैसिलिटेटर है या कॉरेस्पॉन्डेंट, ऐसे नहीं आएगा, नाम लिखे हुए आएंगे, ठीक है ना। ओके, बस बेटे होने वाले 15-16 तक ही पॉइंट है, समझ रहे हो? आगे देखते हैं। एनी पर्सन सप्लाई ऑफ सिक्योरिटी सर्विस। सर जी 15 सिक्योरिटी गार्ड मिल जाएंगे, मिल जाएगा जी, हमारा काम ही यही है, समझ रहे हो? लोगों का काम ये होता है, अगर आपको सिक्योरिटी सर्विसेज चाहिए आई प्रोवाइड। कितने सिक्योरिटी गार्ड चाहिए आपकी कॉलोनी में? कितने गेट्स हैं? हर गेट पे 2 गार्ड चाहिए, 10 गेट है, 20 गार्ड कल सुबह पहुंच जाएंगे। तो बेसिकली मैं कौन सी सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ? सप्लाई ऑफ सिक्योरिटी सर्विस। किसको प्रोवाइड कर रहा हूँ? रजिस्टर्ड पर्सन। कहाँ लोकेटेड है? टैक्सेबल टेरिटरी में। लेकिन सरकार बहुत तेज है, सरकार कह रही है अदर देन। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट को सप्लाई कर रहे हो, स्टेट गवर्नमेंट को सप्लाई कर रहे हो, यूनियन टेरिटरी को कर रहे हो, लोकल अथॉरिटी, अब आप मुझे बताइए क्या आरसीएम लग रहा है या नहीं लग रहा है? नहीं लगेगा. नहीं लग रहा। अगर आप जिसको सप्लाई कर रहे हो वो कॉम्पोजिशन स्कीम में है, क्या आरसीएम लग रहा है? नहीं लगेगा. और तीसरा पॉइंट आप रीड करिए, बता, मैंने दी आरसीएम नहीं लग रहा, पर तीसरा पॉइंट मुझे बताइएगा कि क्या है वो। कुछ एजेंसीज है जिन्होंने रजिस्ट्रेशन ली है टीडीएस काटने के लिए, आपने टीडीएस टीसीएस चैप्टर पढ़ा हुआ है जीएसटी के अंदर, अगर उन्होंने सिर्फ इसलिए ले रखी है एंड नॉट फॉर मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई, तो आरसीएम नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। ले दे के कंक्लूजन ये है कि सरकार ने अपने आप को साइड कर लिया और कॉम्पोजिशन वालों को करा। क्यों करा हमें नहीं घुसना उसके अंदर, बट हाँ सिक्योरिटी सर्विस, सिक्योरिटी पर्सोनल, सिक्योरिटी गार्ड्स और ये वाली जो सर्विस देते हैं, सप्लायर बच जाएगा, रजिस्टर्ड पर्सन सॉरी जो रेसिपिएंट होगा उस पे आरसीएम लगेगा, और उसमें से कुछ एक्सक्लूजन हो गई वो यहाँ लिखी हुई। ऑल क्लियर टिल हेयर? यस सर। Yes, ओके sir. कूल। बस बेटे आखिरी सांसें ले रहा है चैप्टर, हिम्मत बनाए रखिएगा। आपको पता है बेटे मेरे डीमैट अकाउंट में कुछ सिक्योरिटीज है, रिलायंस के शेयर है, जियो सर्विसेज, टाटा पावर, टाटा स्टील। आपको क्या लग रहा है मेरे हमारा को प्रॉफिट कैसे होगा? एमआरएफ। आपको क्या लग रहा है मेरे को प्रॉफिट कैसे होगा? जब बेचूंगा तभी होगा ना, बोलो। Yes. आज के टाइम पे आप अपनी सिक्योरिटीज को किराए पे दे सकते हो। ओ माय गॉड, जैसे आप अपने घर को किराए पे देते हो आप वैसे ही सिक्योरिटीज किराए पे दे सकते हो।
और आपको किराया मिल जाता है। सर क्या ये रिटेल लेवल पे? नहीं बेटे, ये हाई लेवल पे चल रहा है बेटे, रिटेल पे नहीं है ये। आप नहीं कर सकते, मैं नहीं कर सकता। FIIs कर, उनके डीमैट अकाउंट में सिक्योरिटीज पड़ी हैं, पड़े पड़े ऐसे पड़ी हुई हैं, वो क्या करते हैं उसको किराए पे चढ़ा देते हैं। क्यों सर? किसी को चाहिए होती है टेम्पररी के लिए, उसके लिए तो स्टॉक मार्केट का पूरा धंधा समझना पड़ेगा, क्योंकि उसके पास सिक्योरिटी नहीं है, उसने अपनी सिचुएशन को क्या करना है, स्क्वायर ऑफ, तो किसे किराए पे लेके दे देता है। फिर जब वो मांगेगा तो उसको खरीद के दे देगा। टाइमिंग गैप प्लस माइनस कुछ झमेला। कहने का मतलब है जिस तरीके से घर किराए पे चढ़ता है, सिक्योरिटीज भी किराए पे चढ़ती हैं, और ये कोई अनऑर्गेनाइज सेक्टर नहीं है, सेबी रेगुलेटेड है सारी चीजें। और इस पर क्या है, RCM। कैसे? ये जो लेंडर है बहुत बड़ा इंसान है भाई, 20 लाख की क्या बात कर रहे हो, 15,000 करोड़ की सेल, आई मीन होल्डिंग होगी या कुछ होगी। तो ये जो लेंडर है, इसने क्या सर्विस प्रोवाइड करी है? लेंडिंग ऑफ सिक्योरिटीज। ही हैज गिवन हिज सिक्योरिटीज ऑन रेंट। किसको दिए? बोरोवर को। ये भी सेबी रेगुलेटेड है, और ये भी सेबी रेगुलेटेड। तो लेंडर ने सर्विस दी है, फॉरवर्ड चार्ज लग रहा है सर? नहीं बेटे नहीं, RCM लग रहा है। इसका मतलब बोरोवर भैया तुम ही को GST जमा करना पड़ेगा। कहिए बेटे कैसी रही? बोलो रे। मजेदार। फूल। बस बेटे हिम्मत बनाए रखेंगे बेटे, सही जा रहा है, एकदम सही स्पीड पे चल रहा है। बस 15 मिनट और दे दिए तो चैप्टर खत्म, वो भी ज्यादा ही बोल रहा हूँ, बस हो जाएगा। एक काम करते हैं बेटे, 3-4 दिन के लिए ना सभी बच्चे और मैं, दुष्यंत सर, सभी, आशीष सर, दीपाली मैम, 3-4 दिन वेकेशन पे चलते हैं, क्या कहते क्यों कर रहे हो एग्जाम्पल के चक्कर में? हो? ठीक है। अब मुझे बताइए, अगर हम ऐसा करें 4 दिन जाएं तो हमें बस लेनी पड़ेगी, और वो बस वाले ने मुझे क्या सर्विस दी? रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल। मैं उबर ओला की बात ना कर रहा। उबर ओला में ट्रिप वाइज चार्जेस होते हैं, उसने आपको मोटर व्हीकल नहीं दे दी, उसने कहा यहाँ पॉइंट A से पॉइंट B ले जाने का किराया है। और वो जो बस वाला होता है ना, वो कहते हैं मनाली जाना, ठीक है मनाली में घुमाते रहो, पेट्रोल डलवाते रहना, जहां घुमाने। मनाली के बाद आगरा जाना है, आगरा चले जाओ। दिन का किराया है साहब, समझ रहे हो? कोई वो चीज थोड़ना है। वेरी नाइस सॉन्ग। ठीक है। सो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड, पहले आप ये समझिए, अभी मेरी भावनाएं समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं। सर्विस ऑफ रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल या फिर सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स, डू यू रियलाइज द डिफरेंस? आपके हिसाब से ओला उबर कौन सी कैटेगरी में आ रही है, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स? Transportation. ट्रांसपोर्टेशन। एग्जैक्ट। रेंटिंग होता है 15 दिन के लिए, बस ले गए जी भैया, यहाँ से लेफ्ट ले लो, यहाँ से राइट ले लो भैया, आगरा जाएंगे भैया, ताजमहल देखेंगे भैया, उस बाद यहाँ जाएंगे फिर वहां जाएंगे। दैट इज कॉल्ड रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल। यो RCM किस पे है? पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन पे है या रेंटिंग पे है? और मोटर व्हीकल पे? Transportation. रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल। समझ रहे हो? तो बेसिकली अब सुनिएगा, एनी पर्सन, इसके नीचे बहुत बढ़िया चार्ट बना हुआ भाई साहब, मॉड्यूल वाला देखना ही मत, बस ये देख लेना, काम खत्म हो जाएगा। एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। अच्छा, ऑर्गेनाइज ना है यो, क्योंकि अगर सप्लायर बॉडी कॉर्पोरेट होता तो वो खुद से ही हैंडल कर लेता। तो आप मुझे बताइए, एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, और वो क्या सर्विस दे रहा है बेटा? तो ये हो गया सर्विस प्रोवाइडर। और सर्विस क्या दे रहा है? रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल। और किसको दे रहा है? बॉडी कॉर्पोरेट। अच्छा, दूसरा बंदा ऑर्गेनाइज। अच्छा जी। और ध्यान रखने वाली बात यह है कि मैंने जो भी चार्जेस आपसे लिए हैं, क्या कॉस्ट ऑफ द फ्यूल उसके अंदर इंक्लूडेड है या नहीं है?
यस। एग्जैक्टली। तो आप मुझे बताइए, मैंने यही लिखा हुआ है ना, दैट द वेयर द कॉस्ट ऑफ द फ्यूल इज इंक्लूडेड इन द कंसिडरेशन। ठीक है। अगर मैंने अलग अलग कर दिया ना कि बाबूजी इतना और पेट्रोल का अलग, ये वाली सर्विस से भाई मैं बाहर हूं, फिर आरसीएम नहीं है उसका। मैं आपको बोलूंगा बाबूजी यहाँ जाना है, डेली का 10,000 किराया है, ठीक है, पेट्रोल सब मिला मिलू के, ड्राइवर ये रहा, ले जाओ इसको, 10,000 दे देना। अब आप ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज में ना घुसिए, आप सिर्फ इतना समझिए कि रेंटिंग और मोटर व्हीकल पे आरसीएम है। सप्लायर कौन है? एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। रेसिपिएंट कौन है? बॉडी कॉर्पोरेट। सर ये क्या हो रहा है सर? अब देखिए मजा आएगा। चलिए, सप्लायर जो है, ये मैंने टेबल बनाया, ध्यान से देखिए। ठीक है। ओ पहले आप नीचे वाला देख लो ना, ये वाला। ठीक है, पहले ये वाला टेबल देखते हैं बच्चे। यानी कि इफ सप्लायर इज बॉडी कॉर्पोरेट, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा, आप टेबल को रीड करिए और मैं आपसे सवाल पूछूंगा। आपको सिर्फ ये वाला टेबल पढ़ना है बस, ये जो ऊपर वाला है बस, और कुछ नहीं करना आपने। नीचे वाला टेबल करना है बस आपने। एक बात बताओ, अगर सप्लायर ही बॉडी कॉर्पोरेट है तो ये ऑर्गेनाइज्ड हुआ या अनऑर्गेनाइज्ड हुआ? ऑर्गेनाइज्ड। Organize. ऑर्गेनाइज्ड। और अगर ऑर्गेनाइज्ड है ना, तो आरसीएम होगा या फॉरवर्ड चार्ज होगा? Let's see. फॉरवर्ड। फॉरवर्ड चार्ज। तो सबसे पहले आपने कंक्लूड करा कि अरे भाई ये तो सप्लायर बॉडी कॉर्पोरेट है, इसमें तो फॉरवर्ड चार्ज है। अब सवाल ये है कि वो जो फॉरवर्ड चार्ज पे जब सर्विस देगा, या तो वो जीएसटी 5% लगाएगा या तो वो 12% लगाएगा। अगर उसने 12% लगाया तो वो भाई ने जो भी प्रोक्योर करता होगा, यही ये जो सप्लायर है, इसको पूरा आईटीसी मिलता है जिंदगी में। और अगर सरकार बड़ी शानी है बेटे, सरकार कह रही है देख 5% लगा देंगे, सारा आईटीसी मतलब रिस्ट्रिक्टेड। सर कौन सा? हमें थोड़ा ना देखना है वो, रिस्ट्रिक्टेड आईटीसी। कहने का मतलब ये, मेरी दुकान है, अगर मैं मान लो ऑरेंजेस बेच रहा हूं और इस पे 5% है, आई मीन फॉरवर्ड चार्ज में हूं 5%, तो सरकार कह रही है जो भी तू प्रोक्योर करता है ना, उसे पूरा आईटीसी नहीं मिलेगा, कुछ झोल कर देंगे उस पर। और अगर इसी ऑरेंज पे मैं 12% जीएसटी चार्ज करूं आपसे, आप बायर हैं, तो मैंने जो प्रोक्योर करी हुई चीजें उसे मेरे को पूरा आईटीसी मिल जाएगा। पहले मुझे बताइए कि आपको टेबल जो नीचे वाला है वो समझ आया बच्चे? हम्म। यस सर। चलिए cool. मैं इसमें लिख देता हूं दैट दिस इज टेबल नंबर 2। अब आइए जरा टेबल नंबर 1 पे, क्योंकि आरसीएम की कहानी तो तभी शुरू होगी जब सप्लायर क्या होगा बेटा? अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। और अगर सप्लायर, अच्छा सप्लायर है क्या? अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। अगर तो सप्लायर कहता है जी मैं तो 12% चार्ज करना चाहता हूं, सर आरसीएम ये नहीं बेटे, ध्यान से सुनो। इफ द रेट इज 12% तो फॉरवर्ड चार्ज लगेगा बेटा, और पूरा आईटीसी ले ले, फॉरवर्ड चार्ज ले ले। और अगर सप्लायर कहता है यार 5% वाली गेम खेलनी है जिंदगी में, तो हो सकता है कि, तो सबसे पहली बात, उसको जो आईटीसी मिलेगा वो क्या मिलेगा? रिस्ट्रिक्टेड। ठीक है। दूसरी बात, मैंने सर्विस दी किसको है? अगर तो मैंने बॉडी कॉर्पोरेट को सर्विस दी है तो लग जाएगा आरसीएम। और अगर अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट को दी है तो भाई लगेगा फॉरवर्ड चार्ज। और रेट आपको मैं बता ही चुका हूँ फॉरवर्ड चार्ज का, मतलब हम 5% के, दोबारा क्यों ही लिखूं वैसे इसको। ठीक है। तो ये कहानी मैं एक बार फिर से बोल दूंगा, बट आप प्लीज अपने दिमाग में इसकी स्क्रीनिंग करिए, आपका खुद से असेस करना बहुत जरूरी है। अगर सप्लायर अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है, विच मीन्स कि मैं ये वाले सप्लायर की बात कर रहा हूं, अदर देन,
तो अगर तो उसने चूज करा कि 12%, मैं अपने बिजनेस में 12%, मैं बोलूंगा भाई तू आरसीएम से तो बाहर है, तू फॉरवर्ड चार्ज ही चला और पूरा आईटीसी ले लियो जा। और अगर उसने चूज करा 5%, तो मैं कहूंगा अब हो सकता है, मुझे देखना पड़ेगा तू किसको सर्विस दे रहा है। अगर तूने बॉडी कॉर्पोरेट को दी तो आरसीएम लग जाएगा, और अगर अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट को दी तो आरसीएम नहीं लगेगा, फॉरवर्ड चार्ज लगेगा। और क्योंकि तू 5% पे है तो तेरे को आईटीसी तो रिस्ट्रिक्टेड मिलेगा। अगर तू 12% पे होता तो आरसीएम नहीं हो सकता था, बट आईटीसी तेरे को पूरा मिल जाएगा। मेरे हिसाब से मैंने बोल दिया बेटे, आप मुझे बताइए क्या आपने एब्जॉर्ब करा है। सर ये सप्लायर ऑर्गेनाइज है? मैडम ये जो टेबल नंबर 1 है ना, उसमें ऑर्गेनाइज नहीं है अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। तो वो 12% एफसीएमसी के तो चार्ज कर देगा अगर रजिस्टर्ड तो है, मतलब इसमें रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड की बात नहीं है वो। ये जब रजिस्ट्रेशन लेते हैं और भी कई फॉर्म्स होते हैं जिसमें बताते हैं कि हम कौन से परसेंट पे ऑपरेट करना चाहते हैं। ये गवर्नमेंट कुछ केसेस में, कुछ धंधों में ये ऑप्शन देती है। ठीक है ना, ये जो जैसे रेंटिंग वाले होंगे ना, तो इनके कुछ डेट्स होती होंगी, कुछ फॉर्म्स होते हैं, उसमें ये बताते हैं कि हम 12% पे काम करना चाहते हैं 5। अगर तो इसने 12% ले लिया तो फॉरवर्ड चार्ज, आप समझिए, 12% अगर लिया तो फॉरवर्ड चार्ज। अगर इसने 5 लिया तो हो सकता है या तो फॉरवर्ड हो या रिवर्स हो। और ये किस पे डिपेंड करेगा? रेसिपिएंट पे। अगर रेसिपिएंट बॉडी कॉर्पोरेट आई तो आरसीएम लग जाएगा, और अगर रेसिपिएंट अदर बॉडी कॉर्पोरेट हुआ, फॉरवर्ड चार्ज लग जाएगा। कही समझ आया? और टेबल नंबर 2 में तो भाई अगर वो बॉडी कॉर्पोरेट है ही तो आरसीएम तो हो ही नहीं सकता ना, फॉरवर्ड चार्ज। और फिर सवाल होता है 12 पे ऑपरेट करेगा 5 पे करेगा। 12 पे करेगा तो पूरा आईटीसी मिल जाएगा, 5 पे करेगा तो रिस्ट्रिक्टेड आईटीसी मिलेगा। ओके, मतलब ना ये टेबल आपको फ्रेमिंग होएगी बस, ड्रिल डाउन हो जाएगा। हालांकि पेपर में थ्योरेटिकल आता है, इससे कोई ऐसे नहीं आएगा कि इतना वो, बट आपको थ्योरेटिकली अगर लिखना हो तो ऑब्वियसली आप ऐसे पैराग्राफ्स में लिख सकते हैं। इफ द सप्लायर इज अ बॉडी कॉर्पोरेट, इन दिस केस आरसीएम is not possible, only forward charge mechanism is possible. Further, he has to decide whether he would be charging 5% or 12%. If he would charge 5% on his invoice, he would be entitled to restricted ITC. If he charged 12%, he would be entitled to full ITC. आप समझ गए ना मैं क्या चीज बोल रहा हूं आपको? कहिए, क्लियर है? यस। ओके, बस बेटे ये लेंडिंग वाला नीचे भी लिखा हुआ है, मैंने ऊपर लिख दिया, वैसे मैं इसको हटा ही दूं तो ठीक है। दोबारा से वही से भी अप्रूव्ड और वो जो है तो कुछ नहीं। सर ये वाली फाइल भेज देना। बिल्कुल मैडम। लास्ट सर्विस है बेटे हमारी आरसीएम, और इसके बाद बस ई कॉमर्स ऑपरेटर और फिर डन है। नहीं नहीं मैडम, बस होने वाले, खत्म होने वाले बेटे 10 मिनट में। ठीक है, दैट इज जीटीए। क्या आप मुझे बता सकते हैं जीटीए क्या होता है? ट्रक, गुड्स ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी। एग्जैक्टली, और नाम में ही है गुड्स ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी। एक जगह से दूसरी जगह गुड्स को मूव करने की सर्विस। ट्रक वाले भैया है, सामान लोड करेंगे और प्लेस ए टू प्लेस बी में जाएंगे, आपसे पैसा चार्ज करूंगा। अब डिपेंड ये करता है कि मैं फॉरवर्ड चार्ज में हूं या मैं आरसीएम पे हूं। फॉरवर्ड पे हूं तो के रेट है, आरसीएम पे हूं तो के रेट है। आईटीसी कितना मिलेगा? रेट कम लगाओगे तो रिस्ट्रिक्टेड, पूरा लगाओगे तो फुल, डिपेंड करता है। बट आइए जरा पहले डिफाइन करते हैं, हु इज द सर्विस प्रोवाइडर? जीटीए। बहुत अच्छी बात है। काय बात की सर्विस दे रहा है वो? सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड। बहुत अच्छी बात है, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस। रेसिपिएंट ऑफ सर्विस कौन है? अच्छा, रेसिपिएंट बोला किसको जाता है? देखो, मैं अपने घर से, मैं ना बेटे ये फ्रूट्स पड़े हैं, मैं ये आपके घर भिजवा रहा हूं, भिजवा दूं? तो उसके लिए मैं ट्रक, आई मीन किससे ऑर्डर करते हैं हम लोग? अगर सिर्फ इतना करना है प्रैक्टिकली बताओ, क्या कैसे भेजूं? ट्रक बुलाऊं या उससे पोर्टर से जा सकता है? बोलो ना। ए, बोलो, फ्रूट्स नहीं खाने क्या?
पोर्टर से भेज, रैपिडो से, ओके, रैपिडो से भेज देते, कोई दिक्कत नहीं। रैपिडो से जा रहे हैं, और अगर जैसे ही आपने फ्रूट रिसीव करे तो रैपिडो वाले ने बोला कि 50 रुपए, आप मुझे बताइए पेमेंट कौन कर रहा है, मैंने करी या आपने करी? आपने करी, यू आर द रेसिपिएंट ऑफ सर्विस। और अगर पेमेंट मैंने कर दी होती, मैं रैपिडो वाला भैया आया, मैंने कहा भैया सुन कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ का, सर इतना, मैंने कहा तो रेसिपिएंट ऑफ सर्विस कौन हो? जीटीए तो फिक्स्ड ही है ना, रैपिडो, ठीक है ना, लेकिन रेसिपिएंट कौन है? पर्सन हु इज लायबल टू पे फ्रेट। ये सिर्फ थ्योरेटिकल जानना है आपको, कोई प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन नहीं आएगी। पहले बताइए, क्लियर है पहले? Yes, sir. एंड हु आर द रेसिपिएंट्स, बड़ी बड़ी चीजें हैं जी, फैक्ट्री, और इनको ना क्या बोला जाता है बच्चे? स्पेसिफाइड रेसिपिएंट्स। यानी कि जीटीए ने इन स्पेसिफाइड रेसिपिएंट्स को सर्विस दी तो ही आरसीएम लगेगा, और अगर नहीं करी तो एग्जेम्प्ट हो जाता है, देखेंगे, ठीक है। पहले मैं आपको ये लाइन रीड करा देता हूँ। ब्लैक में जो टेबल बना हुआ है, आप सिर्फ इतना देखिए, जीटीए ने स्पेसिफाइड को देगा ना तो आरसीएम होगा। लेकिन जरा बताइए, जब नॉन स्पेसिफाइड रेसिप, मतलब ऊपर जो लोग हैं उनके अलावा दिया, तो क्या जीएसटी लग रहा है या एग्जेम्प्ट है? Exempt. एग्जेम्प्ट। अब मुद्दे की बात यह है कि ये स्पेसिफाइड रेसिपिएंट कौन है। कोई ज्यादा लंबी चौड़ी लिस्ट नहीं है। फैक्ट्री, आपको अपने मॉड्यूल में लिखा आ जाएगा, फैक्ट्री रजिस्टर्ड अंडर फैक्ट्रीज एक्ट, कोई साल होगा। सोसाइटी, सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटीज एक्ट, कोई साल होगा, तो देख लेना उसको। याद करने की चीज नहीं है, पर फिर भी ऑब्वियसली एक बार तो गो थ्रू करोगे। कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट, ऐसी रजिस्टर्ड पर्सन, जो भी रजिस्टर्ड है भाई साहब, स्पेसिफाइड में आ गए। बॉडी कॉर्पोरेट, पार्टनरशिप फर्म, चाहे रजिस्टर्ड हो चाहे ना हो, और कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। आपको ये लिस्ट याद होनी चाहिए, ये स्पेसिफाइड रेसिपिएंट की लिस्ट है। अगर मैं ट्रक वाला इनको सर्विस देता हूं तो भाई मुझे जीएसटी चार्ज नहीं करना, ये खुद से पे कर देंगे। और आइए जरा, तो अगर तो मैंने इनको सर्विस प्रोवाइड करी, तो आप मुझे बताइए आरसीएम लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा। लग जाएगा। पर बेटे ट्रक वालों से पूछा जाएगा कि जीटीए तो ये ना इसके नीचे है बच्चे टेबल, इसको इधर मत ले लेना। आप ये कह सकते हैं इस साइड का स्पेसिफाइड वाले, जीटीए क्या तू टैक्स खुद से पे करना चाहता है? ट्रक वाला कह रहा है हम भाई, हम खुद जाएंगे, खुद पे करेंगे, स्टाफ है अपने पास, हम खुद करेंगे। तो क्या हो गया? फॉरवर्ड चार्ज। और अगर मैं बोलूं ना ना, मैं खुद ना पे करा, तो क्या लग जाएगा? आरसीएम। और अगर आरसीएम लग गया, RCM. और अगर आरसीएम लग गया ना, तो रेट फिक्स है भाई 5%। अगर जीटीए आरसीएम ले रहा है तो 5% जीटीए को रिस्ट्रिक्टेड आईटीसी मिलेगा जिंदगी में। और अगर जीटीए कह रहा है हम ही हूं, हम खुद जाऊंगा, तो भाई दो रेट लगेंगे। जीटीए तू ही बता दे भाई के चार्ज करेगा। अगर तू 12% चार्ज करेगा तो पूरा आईटी से ले लियो, और अगर भाई तू 5% चार्ज करेगा तो रिस्ट्रिक्टेड आईटी से ले लियो। इसके ऊपर कोई बात नहीं है बेटे। अगर इसके ऊपर कोई बातें निकलेगी ना, तो बेटे पता नहीं फिर, आप मुझे बता दीजिए, समझ आ गया क्या? यस। Yes, sir. खत्म बेटे, खत्म। 9 सबसेक्शन 3 आपका सारा का सारा डन है। आइए जरा अब हम आते हैं 9 सबसेक्शन 5 पर, ईसी, और उसके बाद कहानी डन है बेटे अपनी। और रही बात, सर एक दो चीजें और दिख रही हैं बेटे, ये गुड्स के ऊपर और सर्विसेज के ऊपर ना अलग अलग रेट दिए हुए हैं, मैंने आपके सामने लिखे हुए हैं। जब आप नोट्स बनाओगे इसको याद कर लोगे। सर ये आने के कोई लॉजिक नहीं है, पर बेटे जो लिखा होता है वो नोट्स के अंदर आना होता है, बस ये रीजन है। तो गुड्स के ऊपर अलग अलग प्रोडक्ट्स पे ये रेट है, सर किस पे क्या रेट है ये मैटर की बात ना है भाई, ठीक है ना। क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स और सर्विस आपको मैंने बहुत अच्छे से सिखा रखा है, एचएसएन कोड, ठीक है ना। वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सबसे पहले सेक्शन होता है, चैप्टर होता है, हेडिंग, सब हेडिंग, टैरिफ आइटम। और ये कहाँ पे दे रखा है? जो सीएमए के बच्चे और सीएस के बच्चे, याद होगा आपको, कस्टम के अंदर अभी अभी कस्टम टैरिफ एक्ट देखा हमने। क्यों गलत बोल रहा हूं?
ये जो कोडिंग है ये कस्टम टैरिफ एक्ट से पकड़ी गई है गुड्स की, और बेस्ड ऑन HSN हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। पूरा वर्ल्ड तो 6 डिजिट ले रहा है पर इंडिया 8 डिजिट ले रहा है। याद आ रही है बातें, नहीं आ रही? ए, बोलो रे। Yes, sir. फूल। लास्ट पॉइंट, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। चलिए, ECO पे जाने से पहले मेरा आपसे एक सवाल है। आप जब जोमेटो से खाना ऑर्डर करते हो तो क्या सिस्टम होता है? जोमेटो प्रिपेयर कर रहा है या रेस्टोरेंट प्रिपेयर कर रहा Restaurant prepare कर है? इनवॉइस कौन जनरेट कर रहा है? Zomato. गुड, Yes. जोमेटो। GST कौन चार्ज कर रहा Zomato. है? गुड, जोमेटो। क्या ये बड़ी विचित्र बात नहीं है? सप्लायर तो रेस्टोरेंट वाला है। सप्लायर कौन है? हु इज सप्लाइंग द गुड्स? रेस्टोरेंट। आप सागर रत्ना से ऑर्डर करते हैं, हल्दीराम से ऑर्डर करते हैं, कोई छोटी मोटी बात थोड़ा है। तो क्या हल्दीराम वाला इनवॉइस इशू नहीं कर रहा? नहीं कर रहा बेटे। और मैं आपका प्रूफ दिखाने के लिए मैंने खुद जोमेटो से ऑर्डर डिलीवरी निकाल के एक अपना बिल निकाला। मैं आपको दिखाता हूँ ताकि आपको पहले समझ आए कि ECO। अच्छा, ECO होता क्या है मुझे तब तक बता दो। आर दे सेलिंग देयर ओन प्रोडक्ट्स और इट इज अ प्लेटफॉर्म? प्लेटफॉर्म फॉर इट इज अ सेलिंग प्रोडक्ट्स। प्लेटफॉर्म। हाँ बिल्कुल, इट इज अ प्लेटफॉर्म। एंड सेकंड चीज, हो सकता है वो अपने प्रोडक्ट भी बेच दें, तो ऐसा कोई रूल नहीं है। जोमेटो अपनी ब्रांडिंग से भी बेच सकता है, बट उनका मेजरली काम क्या होता है? दे आर अ प्लेटफॉर्म फॉर बायर एंड सेलर। फिजिकल मार्केट की जगह ऑनलाइन मार्केट, फर्स्ट थिंग। अब मैं आपकी स्क्रीन पे एक इनवॉइस लेकर आ रहा हूं ताकि आपको ये बात की क्लैरिटी हो जाए कि ये बिल किसने बनाया। ये मेरे ऑर्डर समरी से मैंने निकाला है। आप मुझे बताइए, क्या आपको टैक्स इनवॉइस दिख रहा है? यस। ठीक है, मैंने ना चायोस से ऑर्डर करा था, तो रेस्टोरेंट का नाम तो चायोस है। ठीक है, और चायोस कंपनी का नाम क्या है आपको दिख रहा है? सबसे ऊपर देखो, सनशाइन टी हाउस प्राइवेट लिमिटेड। जस्ट इमेजिन, चायोस इतनी बड़ी कंपनी, प्राइवेट कंपनी है, और चायोस प्राइवेट लिमिटेड नहीं है। जरूरी नहीं होता कि आपका लीगल नेम भी चायोस प्राइवेट लिमिटेड हो। चायोस इज अ ब्रांड नेम। ठीक है, तो ये रेस्टोरेंट का एड्रेस एंड एवरीथिंग, बट ये बनाया किसने? जोमैटो ने। तो अगर जोमैटो ने बनाया सर, आपको दिख रहा होगा इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट। अच्छा, ये GST नंबर किसका है? चायोस का है या जोमैटो का है? चायोस का है। चायोस। पर सर ये इनवॉइस तो जोमैटो ने बनाया, तो बेटे टेंशन क्यों लेते हो? कोई फॉर्मेट थोड़ा ना सिखाया था, मैंने तो आपको मैंडेटरी फील्ड्स बताई थी। ये देखो, जोमैटो ने अपना GST नंबर डाला हुआ है ना, और आपको समझ आ रहा है ना, 07 दिल्ली का कोड है। समझ आ रही यस। बातें, नहीं आ रही? ठीक है, और बेसिकली HSN कोड। इसके ऊपर मेरे को एक छोटी सी बात करनी है। पहले तो मुझे ये बताइए, ये जो कोडिंग है ये गुड्स के लिए है या सर्विस के लिए? प्लीज, प्लीज, नाउ यू आर डेवलप्ड। ए, रेस्टोरेंट से मंगाते हैं तो गुड्स होता है सर्विस होता है? रेस्टोरेंट सर्विस होती है। Service. हाँ, रेस्टोरेंट सर्विस होती है। तो उसके लिए क्या होता है? सर्विस अकाउंटिंग कोड। HSN नहीं बोला जाता, HSN गुड्स के लिए होता है। HSN जो होता है वो गुड्स के लिए होता है। और कितने डिजिट होता है? 8 डिजिट्स। और सर्विस अकाउंटिंग कोड सर्विस के लिए होता है, और ये कितने डिजिट्स है? 6 डिजिट्स।
और सारी सर्विस 99 से शुरू होती है। आगे का नंबर बदलेगा, पर आप अपना जब भी मैकडोनल्ड्स कहीं भी जाओ, आपको पहले दो नंबर 99 ही दिखेंगे। सर्विस अकाउंटिंग कोड 99 से शुरू होता है और उसके बाद उसके 4 डिजिट्स होते हैं। क्या आपको ये बातें ध्यान रहेंगी? Yes, sir. क्या आपको प्लेस ऑफ सप्लाई दिख रहा है? Yes, sir. क्या आपको मेरे घर का एड्रेस दिख रहा है? 295 सिद्धू मूसेवाला। तो बेसिकली बेटे, पोहा मंगाया था, वड़ा पाव मंगाया था, पालक पत्ता चाट मंगाया था आप सभी बच्चों के लिए, आप आए नहीं बेटे, तो मैंने सारा का सारा खुद ही खा लिया। डिस्काउंट विस्काउंट लगा हुआ है, अमाउंट लिखा हुआ है, बस और कुछ नहीं है। तो ले दे के मैं आपको ये कह रहा था कि ये मैंने ईसीओ के थ्रू मंगाया है, और चायोज ने जीएसटी चार्ज नहीं करा है, ईसीओ ने करा है। विच ब्रिंग्स टू अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हमने टीसीएस पढ़ा है जीएसटी में, टीसीएस याद करो, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, जिसमें होता था कि अगर ईसीओ के थ्रू बेचा जाए तो ईसीओ पैसा कलेक्ट करके कुछ टीसीएस काट लेगा और फिर दे देगा रेस्टोरेंट वाले को। यहाँ पे तो जरूरत ही ना है, सारा का सारा जीएसटी जब इसी के पास है, तो ये काय बात का डिडक्ट कर रहा भाई रेस्टोरेंट के लिए, जीएसटी के माइनस क्या कर रहा है? अगर आपको समझ आई तो आपको मजा आया होगा भाई। बेटे कुछ मैं अभी आपको रेस्टोरेंट दिखा रहा हूँ। जिंदगी में ईसीओ सिर्फ रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहा बेटा, ईसीओ 1000 तरीके की सर्विसेज प्रोवाइड कर। तो हर जगह पे ईसीओ इनवॉइस इशू नहीं करता, जो उसके पीछे, आप अमेजोन में चले जाइए, कपड़ों का जो बिल है वो एडिडास ही बना के देगा। तो इसका मतलब वो जो जीएसटी की पेमेंट है वो एडिडास करेगा या जोमेटो करेगा सरकार को? तो ए, मैटर ही कर दे। नहीं, सुनो अब एक बार, आपने एडिडास से शूज मंगाए अमेजोन पे जाके, सबसे पहले बताइए इनवॉइस कौन बनाएगा? एडिडास। एडिडास। नो, नॉट फॉर एवरीथिंग, ईसीओ इज मेकिंग द इनवॉइस। रेस्टोरेंट के लिए है वो, होटल इंडस्ट्री के लिए, प्लम्बर कारपेंटर इसके लिए, और कैब्स के लिए। इसके अलावा अगर कोई भी चीज ईसीओ के थ्रू बिकेगी तो वो जो सप्लायर है वो खुद ही बिल बना कर देगा। समझ आया पहले आपको? यस सर। इसका मतलब एडिडास वाला बनाएगा, और अगर एडिडास वाला बनाएगा तो जीएसटी भी वही चार्ज करेगा, और अगर जीएसटी उसने चार्ज करे तो सरकार को भी वही जमा करेगा। लेकिन पैसा रूट कैसे हो रहा है? मैं पहले अमेजोन को दूंगा, अमेजोन सारा एडिडास को देगा, और फिर रोल आता है टीसीएस का, कि अमेजोन को बोला जाता है इसको पूरा जीएसटी का पैसा मत दे दे, कुछ काट ले कि कुछ पैसा हमें पहले मिल जाए। वहां रोल आता है टीसीएस का, जहां पे जीएसटी जो है वो सप्लायर की जिम्मेवारी बन रही थी। और जहां तो जिम्मेवारी ईसीओ की है रेस्टोरेंट में, वहां पे काय बात का टीसीएस? आपको समझ आई मेरी बात? नहीं, जोमेटो वाले में सारा कलेक्शन, मैडम यहाँ पे जो भी पेमेंट गई है, मान लो मैंने पेमेंट करी है, ठीक है, मैंने सारी की सारी पेमेंट जोमेटो को दी है। जोमेटो क्या करेगा? जोमेटो चायोस को पैसा देगा, ठीक है। मान लो 100 रुपए का बिल था, 10 रुपए का जीएसटी था, 110 रुपए। तो जोमेटो क्या करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट 5-5 रुपए जीएसटी का पे कर देगा, चाहे उसका कोई रोल नहीं है। और क्या करेगा? इसका जो हिस्सा है 100 का, इस पे 5 रुपए अपनी कमीशन मार के 95 रुपए चाहे उसको दे देगा। सो डू यू थिंक इन दिस केस टीसीएस का कोई लॉजिक है? आप मुझे बताइए, डू यू थिंक टीसीएस शुड सर्वाइव हेयर? नो सर। एग्जैक्टली, गुड।
क्योंकि इनवॉइस किसने बनाया? जोमैटो ने। तो जीएसटी का सारा ऑब्लिगेशन किसके ऊपर है? जोमैटो। लेकिन अगर ये सारी ऑब्लिगेशन चायोस पे होती तभी तो टीसीएस आता था कि चायोस को पैसे देने तब से पहले टीसीएस थोड़ा सा आएगा। टीसीएस काट लो। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। जोमेटो सारा काम कर दिया तो नो टीसीएस, बिल्कुल। अगर आप इसका, वैसे ये भी मैं फाइल भेज दूंगा, ठीक है, उसके नीचे ही लगा दूंगा चाहे। मुझे बताइए, यहाँ तक क्लियर है बच्चे? और ये 10 रुपए जो जीएसटी जा रहा है तो उसमें हम्म कितना कटेगा? फिर से बोलो एक बार। जैसे ये जीएसटी 10 रुपीज है, ये हम्म जोमेटो के पास आ गया, हम्म तो इसमें से टीसीएस कटेगा। नहीं नहीं, फिर वो चाहे, टीसीएस है ही नहीं इधर। सॉरी, अच्छा, ठीक है। टीसीएस क्या होता है ना, मैं आपको जस्ट एक जनरल दे सकता हूँ। टीसीएस इज डिडक्टेड बाय जोमैटो in case while making payment to original supplier। और वो भी वो वाली पेमेंट बच्चे, अगर जीएसटी की पेमेंट भी मैं शिफ्ट कर रहा होता, पर यहां तो सारा कंप्लायंस ही जोमेटो के ऊपर है। समझ आया? यस सर। है ना, क्लियर है ना सब बच्चों को? सर किन केसेस में बनाता है ईसीओ बिल बिल्कुल। और इनवॉइस? आएगा अब, जो जहां ले जा रहा हूं मैं तुम्हें, वहां पे वही है बस, और वही पॉइंट बचा हुआ है। तो आइए, बस 2 मिनट के अंदर खत्म है जी सारी बात। अब आप समझिए, अब मैंने आपको थ्योरेटिकली बताना है। चलिए, ये जो नोट्स बने हुए हैं ये पुरानी कहानी है बेटे, चेंजेस हो गए हैं तो मैं इसको हटा रहा हूँ, ये रेलेवेंट नहीं है। मैं लेटेस्ट फाइल ही भेज दूंगा आपको। आप एक बार ये एग्जांपल देखिए, क्या ये एग्जांपल अब आपको सही लग रहा है, अब मैंने जो आपको अपडेट करा है? कंज्यूमर पेमेंट सीधी किसको कर रहा है? सागर रत्ना को। ऐसे होता नहीं भाई अब। समझ आया आपको? यस सर। ECO has to do all the compliances of GST। तो नीचे जो सर्विसेज है ना, उनके ऊपर ईसीओ को करना पड़ेगा। कौन कौन सी सर्विसेज आप बताएंगे एक बार? रेडियो टैक्सी, कैब, मैक्सी कैब, ये सारी बातें आपके सामने आ जाएंगी। मोटरसाइकिल, और मैं यहीं पर ही लिख रहा हूं, और वो ये ना अपडेट हो गया बेटा, ये इसमें पूरी नहीं लिखी हुई है, मैं लिख रहा हूं यहाँ पर, ठीक है। होटल इंडस्ट्री भी आ चुकी है, रेस्टोरेंट भी आ चुका है, ठीक है। तो एक बात बताओ, और ये वाली हमने करी भी हुई है वैसे, आपको कहीं ना कहीं याद आ जाएगा। कारपेंटर, याद है आपको कि ये जो हम अर्बन क्लैब से मंगवाते हैं, क्या वो लोग, ऐसा हो सकता है बच्चे कि वो लोग रजिस्टर्ड हो? हाँ जी। एक एक बार ध्यान से सुनना, मैं एक बार फिर से फ्लो बनाता हूँ। सर ये ऊपर क्या दिया सर आपने, ओला उबर वाले, आप मुझे बताइए, क्या ओला उबर में वो रमेश गाड़ी चला रहा है, आपको लग रहा है कि वो टैक्स इनवॉइस इशू करेगा, उसको वो इशू करेगा या ईसीओ इनवॉइस इशू करेगा?
बताइए। ECU. issue invoice. ईसीओ, ईसीओ विल इशू इनवॉइस। सेकेंडली, अर्बन क्लैप का एग्जांपल अब ले सकते हैं। आपने अपने घर का वाइट वॉश कराना था, प्लम्बर का काम था, कारपेंटर का काम था, आपको क्या लग रहा है वो लोग खुद इनवॉइस इशू कर पाएगा वो प्लम्बर, या अर्बन क्लैप इशू करेगा? अर्बन क्लैप। Urban clap. अर्बन क्लैप। लेकिन बस मैं यहाँ पर ये लिख रहा हूँ, एक्सेप्ट इफ एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड्स 20 लाख। अगर जो सप्लायर आया है ना, अगर उसका अपना टर्नओवर 20 लाख के ऊपर है, तो फिर वो खुद कर देगा। जल्दी बताइए, 2 मिनट में खत्म करूंगा, बैटरी खत्म होने वाली। समझ आया आपको क्या लिख दिया मैंने? सिर्फ और सिर्फ प्लम्बर और कारपेंटर लिखा हुआ आ रहा है, तो जीएसटी का कंप्लायंस कौन कर रहा है? Urban clap. बिल्कुल, ईसीओ। और अगर वो जो कारपेंटर आया वो अपने में ही बहुत बड़ा धुरंधर है, 70-80 लाख का टर्नओवर है, तो तो फिर वो ही कर देगा। तो फिर वो खुद ही कर देगा। तीसरा, होटल, गेस्ट हाउस, इन इन केसेस में जीएसटी कंप्लायंस कौन कर रहा है? ECU. ईसीओ। लेकिन एक्सेप्ट if aggregate turnover exceeds 20 lakhs. And last, restaurant service। सिर्फ और सिर्फ इन्हीं सर्विसेज पे ईसीओ की ऑब्लिगेशन है, दैट यू आर द पर्सन हु इज सप्लाइंग द गुड्स, यू हैव टू चार्ज जीएसटी, यू हैव टू पे टू द गवर्नमेंट, नॉट द ओरिजिनल सप्लायर, ओनली इन दीज केसेस। खत्म हो गई बात बेटे, लास्ट बात बोलूंगा, फिर नमस्ते करेंगे बेटे। इफ द ईसीओ, खत्म हो गई है, थ्योरेटिकल बात है, डज नॉट हैव फिजिकल प्रेजेंस इन टैक्सेबल टेरिटरी। अगर ईसीओ कह रहा है सर हम तो इंडिया में जिंदा ही नहीं है, हम तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, अपने अपने घर बैठे हैं, ऑफिस ही हमारा इधर है नहीं, तो इफ द ईसीओ डज नॉट हैव फिजिकल प्रेजेंस इन टैक्सेबल टेरिटरी, तो ईसीओ को एक पर्सन अपॉइंट करना पड़ेगा। द पर्सन रिप्रेजेंटिंग ईसीओ शेल पे टैक्स। ईसीओ तू यहां ना है ना भाई, तो एक काम कर, किसी को अपॉइंट कर ले भाई। ठीक है साहब। दूसरी बात, थ्योरेटिकल बात है ये। दूसरी बात, सर जी फिजिकल प्रेजेंस नहीं है, कोई बात नहीं, रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करो, रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, कोई बात नहीं, अब क्या करें सर? फिजिकल प्रेजेंस है नहीं है, अपॉइंट कर। अपॉइंटेड बंदा है नहीं है, तो सुन, नाउ ईसीओ हैज टू अपॉइंट अ पर्सन इन टैक्सेबल टेरिटरी फॉर द पर्पस ऑफ पेइंग। अगर कोई अपॉइंटेड नहीं है तो अपॉइंट कर लेना भाई। फिजिकल प्रेजेंस है तो ठीक, नहीं है तो अपॉइंट कर, अपॉइंट नहीं करा तो अपॉइंट कर, अपॉइंट नहीं करा तो अपॉइंट कर, अपॉइंट नहीं करा तो अपॉइंट कर। Okay, and this brings the end of your RCM। आखिरी 3 लाइनें। सेक्शन 1 जो जीएसटी का है बेटे, वो ये बताता है कि भारत देश है क्या, और भारत देश क्या है बेटा? इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया। जिसमें क्या लिखा है? टेरिटरी ऑफ इंडिया, 28 स्टेट और 8 यूटीज आपको पता ही है, आर्टिकल 1 में लिखा हुआ है। टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया, सी बेड, सबसॉइल, कॉन्टिनेंटल शेल्फ एंड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया मैंने करा भी रखा है कि आप मुझे बताएंगे कितने किलोमीटर, कितने नॉटिकल माइल्स तक टेरिटोरियल वाटर होता है? 12 12. 12। नॉटिकल माइल। और बेस लाइन से ही ईईजी कितने किलोमीटर, कितने नॉटिकल माइल्स तक है? 200. 200। और इसके आगे के एरिया को क्या बोला जाता है बच्चे? हाई सी एरिया। दिस इज नॉट पार्ट ऑफ इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ जीएसटी। और सी बेड सबसॉइल क्या होता है? समुद्र के निचले हिस्से, जैसे गोवा पे गए, नीचे जाते जा रहे हो, जाते जा रहे हो बीच साइड पे। और आखिरी बात, एयर स्पेस, हवा में भी ऊपर जो भी टेरिटरी है, और TWI का एरिया। अपॉइंट नहीं करा तो अपॉइंट कर। जी हाँ। और यही